तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि चैप्टर 1 है आपके हिस्ट्री बुक। ओके, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको नॉर्मल सा बेसिक नॉलेज जो इस वीडियो के रिलेटेड आपको जानने चाहिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले बात आता है कि सर 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी, ये कन्फ्यूजन आपको होगा, हो सकता है आपको होगा, हो सकता नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप 9th में आ गए हैं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। पर कोई बच्चे को होगा कि सर 17 सेंचुरी क्या होता है, 18 सेंचुरी क्या होता है। तो उनके लिए बस ये वीडियो नहीं है, ये सबके लिए वीडियो है। तो पहला है कि 18 सेंचुरी, 18th सेंचुरी। ओके, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 18 सेंचुरी। ओके, तो 18 सेंचुरी मतलब क्या? तो 18 सेंचुरी मतलब होता है 1700 से 1800 तक, ठीक है। और 19 सेंचुरी क्या होता है ना, के सॉरी के 19 सेंचुरी क्या होता है, 19th सेंचुरी। तो 19 सेंचुरी क्या होता है, आप इसको ले लीजिए इधर, यानी कि 1800 से 1900 तक, तो ये हो गया 19th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी क्या हो गया, वो हो गया 1900 से क्या 200 तक, ठीक है। और अभी हम लोग किस में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में। ओके, नाउ तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको सेंचुरी के बारे में, ठीक है। मतलब सेंचुरी सबके बारे में ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब एक मैं नॉर्मल सा बात बताना चाहता हूँ कि जो लुइस 16 सॉरी ये नहीं, कि पहले फ्रांस में क्या होता था, फ्रांस में क्या पूरी दुनिया में लगभग अगर देखा जाए तो इंडिया में भी था। क्या था इंडिया में? इंडिया में क्या था मैं बता रहा हूँ, इंडिया में था किंगशिप। किंगशिप, अरे ये किंगशिप क्या हो रहा है यार? किंगशिप मतलब होता है मोनार्क, मोनार्क MONARCH, मोनार्च, मोनार्क कहते हैं इसको, मोनार्च नहीं। तो मतलब वहाँ पर राजा का शासक होता था। जैसे कि यहाँ भी बहुत सारे राजा थे, है ना, जैसे कि अकबर हो गया, बाबर हो गया, जहांगीर हो गया, है ना, बहुत सारे, और अशोका है, बहुत सारे, ठीक है। तो ये इंडिया में क्या, ये हर जगह होता था। तो ये इस वीडियो में आप इस चैप्टर में आप मोनार्क के बारे में भी पढ़ेंगे, 18 सेंचुरी जो मैंने बताया, तो उसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उस वक्त क्या था, फ्रांस में भी ये चीज़ था कि मोनार्क था, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कि फ्रांस में उस वक्त कौन राजा थे। फ्रांस में उस वक्त राजा थे लुइस 16। तो ये जो सारा चीज़ हुआ है ना, मतलब सारा नहीं, ये आधा कर सकते हैं इस वीडियो का, वो लुइस 16 की वजह से हुआ है, ठीक है। लुइस 16 उन्होंने ये सब कुछ काम किए हैं जिसके वजह से हमें ये चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा गुस्से वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, लगभग 5 मिनट का। चलिए, तो लुइस 16 जो थे वो राजा थे। तो कुछ जाने इनके बारे में कि इसने जो शादी की, मतलब ये बता देते हैं कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता था, जो इसका बैकग्राउंड था ना, बैकग्राउंड, लुइस का बैकग्राउंड। तो लुइस का बैकग्राउंड यानी कि उसका फैमिली कौन था, उसका फैमिली था बोर्बन फैमिली। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, जो बिस्कुट खाते हैं हम लोग, वही बिस्किट, जो बोर्बन बिस्किट होता है ना, वो इनके नाम पे ही है। तो बोर्बन फैमिली, ओके, तो ये बोर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। हेलो एवरीवन, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ है, और ये चैप्टर 1 है, हाँ 1 है क्लास 9 का। तो हमने पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में कुछ बातें जानी थी।
अब उनके बारे में कुछ और बातें जानते हैं कि उन्होंने शादी किससे की। एक सेकेंड, शादी किससे की? तो उन्होंने शादी की है मैरी एंटोइनेट से। मैरी एंटोइनेट से उन्होंने शादी की। अब शादी की तो उसी जो बहुत अच्छी थी उस पे हमेशा लगे रहते थे और लगे रहते थे तो उस पे सब रुपया खर्चा हो जाता था। तो ये कुछ बातें थी। अब बताऊंगा कि वो कितने सालों में वो मतलब कितने एज में वो क्रोन्ड हुए, यानी कि वो राजा बने। वो राजा बने तो कितने साल की उम्र में? तो इसका आंसर है 20 साल की उम्र में, यानी कि 20 ईयर ओल्ड। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि वो रानी में इतना पैसा खर्चा करते थे, ये एक रीजन है एम्प्टी ट्रेजरी का। तो ये एम्प्टी ट्रेजरी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा, पर ये एक रीज़न इसमें से ये भी है। तो ये वीडियो बहुत छोटा होगा क्योंकि एम्प्टी ट्रेजरी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इसके कुछ 6 रीजन्स हैं, मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आ भी गया हो, जल्दी जाके देख लीजिए। और एक चीज़, एक बात का ध्यान रखना, जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो आज के लिए बस इतना ही। हेलो एवरीबॉडी, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है एम्प्टी ट्रेजरी, नहीं एम्प्टी ट्रेजरी का रीज़न हमारा टॉपिक है। तो मैंने बोला था कि उसके कुछ 6 रीजन्स हैं, पर इस वीडियो में सिर्फ 3 हो पाएगा और बाकी के 3 नेक्स्ट वीडियो में आपको पता ही चल जाएगी। तो अभी पहले हम लोग फर्स्ट 3 रीजन्स ऑफ एम्प्टी ट्रेजर को देखते हैं। चलिए, सबसे पहला है कि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, तो ये बात है कि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, क्योंकि अगर उस वक्त मोनार्की सिस्टम था, किंग था, तो उस वक्त वॉर तो होता ही होगा, वॉर्स तो होता ही होगा उस वक्त, क्योंकि उस वक्त राजा था और एक राजा जाता था तो दूसरे राजा आते थे, तो ये वजह थे वॉर होता था। तो वॉर में भी बहुत सारे सामान चाहिए ना, वॉर ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। वॉर के लिए गन चाहिए, एमओ चाहिए और भी बहुत सारे चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ चाहिए वॉर के लिए। तो इस सब में तो पैसा लगेगा ही, है ना। ये तो जाहिर सी बात है कि इस सब में पैसा लगना लाजमी है। तो ये लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हुआ क्योंकि मतलब मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि उस वक्त मोनार्की सिस्टम था तो उस वक्त वॉर होता ही था, क्योंकि एक राजा जाता था तो दूसरे राजा वॉर करके आते थे। तो बहुत सारा वॉर हुआ, ये अपने देश के लिए यानी कि फ्रांस के लिए है, यानी कि अपने देश के साथ खड़ा होकर दूसरे देश को मतलब हटाना। तो ये फ्रांस के लिए था, ठीक है। अब सर फ्रांस के लिए था, मतलब और किसी देश के लिए भी ये लड़ा है क्या? हाँ लड़ा है, वो आगे बताएंगे। तो पहले ये समझ लीजिए, पहला रीजन हो गया लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स, क्योंकि वॉर होगा ही, क्योंकि उस वक्त किंगशिप था तो वॉर होना ही था। फिर दूसरा है मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्सली। अब पैलेस ऑफ वर्सली कौन है? तो ये है एक पैलेस था, राजा का एक पैलेस था, तो उसमें ही बहुत सारे सोना लगे हुए थे ना, सोना सिल्वर सब, तो ये सब तो लगा ही हुआ। तो उसको फिर रिपेयर करने में, इतना बड़ा अगर उसका पैलेस होगा तो उसको रिपेयर करने में तो पैसा कुछ ना कुछ लगेगा ही। तो ये तो एक और रीज़न हो ही गया, क्योंकि पैसा लगेगा ही उसको मतलब उसको ठीक करने में, उसको रिपेयर करने में कुछ तो पैसा लगेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा पैलेस है। उस वक्त राजा लोगों का इतना बड़ा पैलेस होता था कि उसमें तो पैसा लगेगा ही लगेगा। सॉरी, यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। और फिर तीसरा, और मतलब इस वीडियो के लिए लास्ट है कि तीसरा में क्या होता है। अब देखिए, हमने ये समझ लिया
कि लॉन्ग वार ऑफ लॉन्ग वार हो गया, वो अपने देश के लिए था, है ना। लॉन्ग ईयर ऑफ वार किसके लिए था? वो अपने देश के लिए था। पर ये जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये जो कौन थे, लुई 16, वो अमेरिका के लिए भी लड़े, उससे अपना फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती बढ़ाने के लिए लड़े थे। तो अमेरिका में मतलब अमेरिका के लिए उन्होंने लड़ा था। अमेरिका का कुछ 13 कॉलोनीज थे, 13 यानी कि 13 कॉलोनीज थे, उसके लिए लड़ा था। तो ये बात का ध्यान रखना है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी यही लड़ा है ना, थोड़ा सा ये दोस्ती बनाने के लिए कुछ कर रहा था, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो आपको बहुत सारे मतलब अगर सोचे होंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन दिया अमेरिका को, तो ये भी उसका रीज़न लिख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी फ्रांस ही दिया है। तो फ्रांस मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो इतना अच्छा है, उसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा, कुछ ना कुछ क्या बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा उसमें। और वो जो पैसा लगा है तो इससे भी फ्रांस का जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा लो हो गया होगा। तो ये बातें थी इस वीडियो के लिए आज का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नेक्स्ट 3 बातें जानेंगे। तो आज के बस इतना ही, थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वही सेम चीज़, रीजन्स फॉर एम्प्टी ट्रेजरी का क्या क्या रीजन्स था हमने पढ़ा। हमने 3 रीजन्स इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दी है, और अभी का बस 3 रीजन है मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान सा है, आपको मैं कहानी टाइप का बना के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये आपको बाद में आपको जाके रिलेट भी करना है, बहुत सारे टॉपिक आएंगे अभी, तो उससे आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला मतलब उसका मतलब इस वीडियो का पहला रीजन है कि हाई इंटरेस्ट ऑफ लोन्स। अब लोन्स कैसे, मतलब कि राजा जो था, राजा यानी कि लुई 16 जो था, वो अपना मतलब बहुत सारा काम करने के लिए, बहुत सारा जो मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इतना लड़ा है, अपने मतलब जो वाइफ है मैरी एंटोनेट, उसका ही बहुत सारा खर्च था। तो ये सब के लिए उसने टैक्स लिया था। तो वो जो टैक्स था ना, तो अब उसे टैक्स तो मतलब उसका जो लोन है, जो लोन लिया है वो, तो उसको तो देना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या किया आदमी लोग ने, जो मतलब जिससे वो लोन लिया था, वो सब लोन का इंटरेस्ट जो है उसको हाई कर दिया, ठीक है। लोन का इंटरेस्ट हाई कर दिया, तो हाई कर दिया मतलब क्या हो गया है कि अब मतलब इसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये भी एक रीज़न थी कि उसको ज़्यादा पैसा देना था, तो इसमें भी उसका जो उसका मतलब रुपया था, जो भी उसका कैपिटल था, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। ये बात को ध्यान रखना आप लोगों को। अब चलिए रेगुलर एक्सपेंसेस, ये इस वीडियो का दूसरा यानी कि नॉर्मल देखा जाए तो 5th नंबर वाला है। तो रेगुलर एक्सपेंसेस भी तो होता ही है। अगर आपको मतलब रेगुलर एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गया यहाँ पर है, तो जैसे कि उसको कपड़ा खरीदना होता होगा, है ना, और भी बहुत सारी चीज़, जैसे कि आर्मी को भी तो देखना पड़ता है ना, जो आर्मी है वहाँ के, उसका भी तो रेगुलर एक्सपेंसेस है, जैसे कि गन हो गया, है ना, बॉम्ब सब हो गए, ठीक है। और कोर्ट में भी तो काम लगेगा ही, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, जैसे कि कोर्ट भी तो एक ऑफिस हो गया, मतलब ऑफिस में भी उसमें पैसा लगता था, बहुत ज़्यादा ही लगता था पैसा, है ना। ऑफिस हो गया, फिर कोर्ट्स हो गए, जज के लिए, जो जज है, लॉयर है, उस सब के लिए, और यूनिवर्सिटीज़ के लिए कैसे, क्योंकि उस वक्त भी तो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ थे, यानी कि जैसे स्कूल जिसको कह सकते हैं, स्कूल मतलब यूनिवर्सिटीज़ थे वहाँ पर, तो उस यूनिवर्सिटीज़ को भी चलाने के लिए वहाँ पर कैपिटल चाहिए था। ये बात आप समझ गए। चलिए, हमने 2 रीजन समझा, और लास्ट रीजन है द टैक्स वाज पेड ओनली बाय थर्ड स्टेट। यहाँ पर ओनली लिख देते हैं कि जो टैक्स है ना, जो राजा को जो टैक्स देना होता है, जो राजा को जो टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट को जो रुपीस देना पड़ता है, उसको कहते हैं टैक्स। तो जो टैक्स था ना, वो किससे पेड किया जाता था, किसके द्वारा पेड किया जाता था, वो थे थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट क्या है,
थर्ड स्टेट हम लोग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर आपको ये समझ लेना है कि वो जो थर्ड स्टेट थे ना, वो बहुत गरीब थे, वो बहुत ही गरीब थे, यानी कि पुअर थे, तो उससे टैक्स लिया जाता था, तो उसका काम कैसे चलेगा। तो ये 3 रीजन थी एम्प्टी ट्रेजरी के लिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया हो पूरा एम्प्टी ट्रेजरी, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ये फिर से वीडियो बना के दूंगा और पूरा अच्छे से रीमेक करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ प्लीज़, ये बस आपके सपोर्ट के लिए। हेलो एवरीबॉडी, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है फ्यूडल सोसाइटी। तो फ्यूडल सोसाइटी था क्या? ये जो फ्यूडल सोसाइटी है ये था क्या? ये था बिफोर 1789 से पहले जो भी मतलब जो सोसाइटी था उसको कहते थे फ्यूडल सोसाइटी। अब याद करो 1789 में क्या हुआ था? 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले क्या था? फ्यूडल सोसाइटी था। मतलब वो जो सोसाइटी था वहाँ का, उसको कहते थे फ्यूडल सोसाइटी। वो जो फ्यूडल सोसाइटी था ना, वो 3 भाग में बांटा हुआ था। वो 3 स्टेट में बांटा गया था। किसको? फ्यूडल सोसाइटी जो था उसका, मतलब वहाँ की जो सोसाइटी है उसको, सोसाइटी थी उसको कहते हैं फ्यूडल सोसाइटी। तो फ्यूडल सोसाइटी में उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था फ्यूडल सोसाइटी को। पहले थे फर्स्ट स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट यानी कि कौन? जो चर्च के रिलेटेड है, यानी कि जो प्रीस्ट हैं, है ना, जो कि प्रीस्ट से हैं, जो कि चर्च के रिलेटेड हैं, उसको कहते थे फर्स्ट स्टेट, या फिर क्लर्जी भी कहते थे उसको, क्लर्जी। और जो सेकेंड स्टेट थे वो थे नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब क्या? जो राजा। अब राजा मतलब क्या? सिर्फ राजा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ राजा नहीं। किंग के जो रिलेटिव्स थे, कहीं से भी अगर उसका रिलेटिव है, मतलब वो नोबिलिटी में आता है। अब नोबिलिटी में आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको तो टैक्स नहीं देना होगा। अगर राजा का मतलब परिवार है तो उसको टैक्स देना होगा। हाँ, देना होगा, पर यहाँ पर नहीं दिया जाता था, ठीक है। और तो क्या था, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेट को कुछ फ़ायदा भी मिलते थे, कुछ प्रिविलेज मिलते थे, कुछ प्रिविलेज मिलते थे बर्थ से, मतलब वो जनजात, उसको कुछ प्रिविलेज मिला जाता था। अब वो सब प्रिविलेज हम लोग आगे जानेंगे। तो पहला मैं उसमें से बता दूँ थोड़ा सा कि इन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता था, इन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता था, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। चलो अब आते हैं सबसे लास्ट, हमारा थर्ड स्टेट। हमने इसके बारे में बात की थी हमारे पिछले वीडियो में कि जो टैक्स है वो थर्ड स्टेट को ही दिया जाता था, और ये लोग बहुत गरीब होते थे इस लोगों के मुकाबले। अब फार्मर्स देखो, फार्मर्स और नोबिलिटी, मतलब कि जो राजा है उसमें से कौन ज़्यादा अमीर होगा? तो बात है कि राजा अमीर होगा। तो फार्मर को मतलब उसको टैक्स देना पड़ता था, फार्मर्स को, लेबर्स को, मर्चेंट्स को, ये सबको टैक्स देना पड़ता था। अब ये लोग गरीब है ही, और ऊपर से टैक्स भी ले रहा है, तो ये लोग और गरीब हो रहे हैं, और ये लोग अमीर है फिर भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लोगों को कुछ प्रिविलेज मिलते थे बर्थ से। कौन? किसको? क्लर्जी और नोबिलिटी को। तो मैंने यहाँ बताया कि फार्मर, लेबर, मर्चेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आते थे थर्ड स्टेट में, जो रिमेनिंग हो गए वो थर्ड स्टेट में हो गए। तो दे वर ऑब्लिग टू पे टैक्स, मतलब उन्हें टैक्स देना पड़ता था। मैंने आपको बताया यहाँ पर अभी कि उन्हें टैक्स देना पड़ता था। जो फर्स्ट स्टेट है और सेकंड स्टेट है उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, और जो थर्ड स्टेट है उसे टैक्स देना पड़ता था। ये बात का ध्यान रखना है आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, और आगे भी ये काम आएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी थर्ड स्टेट है, क्योंकि थर्ड स्टेट ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा वीडियो। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है टैक्स के बारे में, कि कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं। तो आपको ये तो पता ही है, जो टैक्स है वो तो थर्ड स्टेट को ही देना पड़ता था।
अब थर्ड स्टेट को भी दो दो तरह के टैक्स देने पड़ते थे। कितने तरह के? 2 तरह के, 2 टाइप्स ऑफ टैक्स थे। तो पहले जो टैक्स थे, पहला टाइप का टैक्स था उसको कहते थे तीस। अब जो 30 जो टैक्स थे वो जो ऐसा टैक्स था वो जो थर्ड स्टेट को, चर्च को देना पड़ता था। टैक्स गिवन टू चर्च बाय थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट को देना पड़ता था टैक्स, तो उस टैक्स को कहते थे तीत। ठीक है। अब उसमें से क्या देना पड़ता था? उसमें देना पड़ता था जो फार्मर्स होते थे उसको देना पड़ता था 10% ऑफ देयर हार्वेस्ट। 10% वो जो उसका हार्वेस्ट हुआ, जो कि उसका फसल हुआ है, उसमें से 10% कितने किसको देना पड़ता था? 30 में देना पड़ता था जो चर्च है वो उनको। ठीक है। तो तीर्थ के द्वारा तीर्थ क्या है? एक टैक्स है जो कि किसको देना पड़ता था? थर्ड स्टेट को। किसको? क्लर्जी को, यानी कि चर्च वाले को। अब दूसरे टाइप का थे टैक्स, तो उनको कहते थे उनको कहते थे टेल। अब दूसरा टैक्स टाइप का जो टैक्स था उसको कहते थे टेल। तो ये जो टैक्स था इसको डायरेक्ट टैक्स भी कहते थे, उसको डायरेक्ट टैक्स भी कहते थे टू किंग। अब जो मतलब टैक्स तो लेगा ही, किंग का तो टैक्स लेना ये तो मतलब फिक्स ही है ना, कि किंग तो टैक्स लेगा ही आपसे। जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो तो टैक्स लेगा ही। और पर ये जो एक्स्ट्रा टैक्स है, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है, जिसमें से 10% ऑफ द हार्वेस्ट किसान लोगों को देना पड़ता है तीर्थ के फॉर्म में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ये बहुत छोटा वीडियो होगा। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? ऐसा वक्त होता है, उस वक्त मतलब एक समझिए आप थोड़ा सा, ऐसा वक्त होता है जब आपको नॉर्मल डे लाइफ के सामान को अगर आपको नहीं मिल रहा है, डे लाइफ का सामान, तो इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, अगर आप चलिए आप खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, चलिए, और क्लॉथ्स पहनते, कपड़ा पहनते, ठीक है। अगर मार्केट में क्या हुआ, सडनली ये सब प्राइस इंक्रीज होने लगा, है ना, और ये सब नहीं मिलने लगा, तो इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जब आपका नॉर्मल डे लाइफ के सामान को अगर आपका नहीं मिल रहा है तो इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। यानी कि आपका नॉर्मल यूटिलिटी, आप ये समझ सकते हैं, आपका जो बेसिक नीड है, आपको जो बेसिक नीड है वो सब आपको नहीं मिलेगा, तो इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। आप समझ गए? तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ क्यों फ्रांस में? तो उसका कुछ रीजन्स है। पहले पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होने लगा था। पॉपुलेशन क्या होने लगा? इंक्रीज होने लगा। तो हमारी कुछ जो बाइक है हमारा, जैसे हम लोग जा रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कहानी को, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा सब्सिस्टेंस क्राइसिस यहाँ, फिर इसका एक रूट ये निकल जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो डिमांड ऑफ फूड, फिर आगे बढ़ेंगे प्राइस ऑफ फूड, फिर बढ़ेंगे वेजेस वर फिक्स, फिर आगे रिड्यूस हार्वेस्ट, फिर इसका यहाँ पर ये रूट चल जाएगा हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होने लगा था। अब जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, जो हमारा नीड है ना, जो हमारा नीड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब सॉरी, जो हमारा यूटिलिटी का सामान है, जो हमारा बेसिक नीड है, वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा, है ना। तो देखिए पॉपुलेशन बढ़ा, कितना बढ़ा, कब बढ़ा? तो 29 मिलियन था 1715 में, ये बात का समझिए। अब 23 मिलियन था 1715 में, और फिर उसके बाद 28 मिलियन हो गया 1789 में, यानी कि 6 मिलियन बढ़ गया इस 74 ईयर में। तो आपको पता है कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ फूड भी इंक्रीज होगा, है ना। तो डिमांड ऑफ फूड भी इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो अब डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, ऑफ कोर्स प्राइस भी बढ़ेगा। अब इतना तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है कि वेजेस वर फिक्स्ड। अब किसका वेजेस फिक्स था, कैसे? तो वेजेस किसका था? वेजेस जो कि लेबर है, जो कि फार्म में काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, उनका जो वेजेस था ना, जो लेबर का वेजेस है वो फिक्स था। अब आपको प्राइस, आप
मैं आपको चलिए बताता हूँ, मैं आपको 50 रुपया देता हूँ और पहले दिन आपको 10 रुपया में काम हो गया, यानी कि आपका कुछ सामान आ गया 10 रुपया में। अब दूसरे दिन उसका प्राइस बढ़ेगा, पर फिर मैं आपको उतना ही रुपया दे रहा हूँ, 20 रुपया, फिर उसके बाद 30 रुपया, फिर 40, फिर 50, तो ऐसे बढ़ते रहेगा, तो फिर 60 हो जाएगा, तो फिर 50 से ऊपर हो गया, यानी कि उसका जो वेजेस है उससे ज़्यादा हो गया उसका प्राइस, यानी कि वेजेस वर फिक्स, वेजेस उसका फिक्स था, तो उसको जब उसका प्राइस भी बढ़ रहा था तो उसको उसको तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये कुछ बातें थे। अब लास्ट है कि रिड्यूस। अब कभी कभी हार्वेस्ट भी कभी कभी कम हो जाता था, यानी कि जो हार्वेस्ट है वो कम हो जाता था। अब कम क्यों होता था हार्वेस्ट, इसका कुछ रीजन है। तो पहला रीजन है ड्राउट। ड्राउट यानी कि सूखापन, सूखापन कभी कभी हो जाता था। और उसका दूसरा रीजन है हेल, यानी कि जो ओला गिरता है वो सब हो जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है कि ए सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट बिकेम प्रॉस्पेरस। अब इसका मतलब क्या हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको कि एक सेक्शन का मतलब होता है एक ग्रुप, मान सकते हैं इसको, है ना, एक ग्रुप मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक ग्रुप जो है वो थर्ड स्टेट का मैंने आपको पहले आपको बताया है कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो इस थर्ड स्टेट का जो एक ग्रुप है वो क्या होने लगे, प्रॉस्पेरस। अब प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है रिच और सक्सेसफुल, ठीक है। तो रिच और सक्सेसफुल ये लोग होने लगे। कौन होने लगे, अ सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट क्या होने लगे, प्रॉस्पेरस होने लगे, ठीक है। आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कौन, मतलब कौन से आदमी, हमें ये तो पता है कि सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट। अब उस सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट में कौन कौन लोग आते हैं, तो वो आते हैं मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स। अब मर्चेंट्स का मतलब क्या होता है, मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी। ट्रेडर्स का वही होता है, लॉयर्स समझते ही है, वकील। अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं। अब वो लोग कैसे जो हैं वो लोग इतना प्रॉस्पेरस हो गए, यानी कि धनी हो गए, सक्सेसफुल हो गए, कैसे हो गए ये, तो ये लोग हुए ओवरसीज ट्रेड से। अब ओवरसीज ट्रेड मतलब क्या, कि जो मतलब बहुत दूर जा जाके वहाँ पर जाके ट्रेड करना, है ना, वहाँ पर जाके ट्रेड करना। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यानी कि सामान का मैन्युफैक्चरिंग करना, है ना, बहुत सारे ये सब। कौन सा, मर्चेंट सब ये सब करने लगे, ओवरसीज ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो ये इस वजह से ये लोग प्रॉस्पेरस हो गया। प्रॉस्पेरस का मतलब मैंने क्या बताया था, रिच और सक्सेसफुल, ओके। अब देखिए, तो ये लोग इतना प्रॉस्पेरस हो गए थे। अब इन लोगों के दिमाग में कुछ थॉट्स आए थे, इन लोगों के दिमाग में नहीं, मैं बता दूंगा आपको, बाद में बताऊंगा ये, कि इनका कुछ थॉट्स था। किसका, एजुकेटेड थर्ड स्टेट का कुछ थॉट्स था। अब क्या थॉट्स था वो मैं बताता हूँ, देखो। तो पहले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। नो ग्रुप किसी को भी प्रिविलेज, यानी कि कोई एक्स्ट्रा, मतलब एडवांस, क्या बोलते हैं उसको, कुछ प्रिविलेज नहीं मिल सके, है ना, मतलब किसी को भी कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलेगा बाय बर्थ, है ना। कोई जन्म से ही उसे कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलने लगे, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इनका कुछ और डिमांड था। अब इनका डिमांड था कि अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, ठीक है, इक्वल लॉज, अपॉर्चुनिटीज़। अब इसका मतलब समझिए कि इनका डिमांड क्या था। इनका डिमांड था कि एक सोसाइटी हो जहाँ पर फ्रीडम हो, इक्वल लॉज हो, ठीक है, सबके लिए बराबर रूल हो, है ना, और फ्रीडम हो। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी, सबको आज़ादी मिले। और अपॉर्चुनिटी, सबको सेम अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है कि फिलोसफर, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स में क्यों बनाया है फिलोसफर, तो इसका मेरा रीज़न था, क्योंकि देखिए ये दो जो थॉट थे ना इनके,
इनके थे एजुकेटेड थर्ड स्टेट के थे नहीं थे, ये थाउट इंस्पायर्ड हुए थे फिलोसफर से ये सब थाउट्स इंस्पायर हुए थे। तो अब फिलोसफर कौन थे, है ना, वो उनके बारे में बहुत सारे बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज पढ़ने वाले हैं द रोल ऑफ फिलोसफर, कि जो उस वक्त के फिलोसफर थे उनका क्या रोल था और कौन कौन से फिलोसफर थे उस वक्त, ठीक है। तो उनके बारे में जानेंगे आज। तो चलिए, तो पहले उनके बारे में कुछ जानते हैं कि फिलोसफर जो थे गेव वेरियस आइडिया बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। उन्होंने बहुत सारे आइडिया दिए, है ना, बेस्ड किस पे, बेस्ड ऑन इक्वालिटी फ्रीडम। तो इक्वालिटी और फ्रीडम के बेस्ड पर उन्होंने बहुत सारे आइडिया दिए, ठीक है। अब कौन से फिलोसफर ने कौन सा आइडिया दिया, है ना, तो वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो हमारे पहले फिलोसफर है जॉन लॉक, JOHNLOCKE, जॉन लॉक। उन्होंने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आप इसको नाम याद करिएगा, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखे थे जॉन लॉक। अब उसमें इन्होंने क्या बताया था, उसमें इन्होंने बताया था कि रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन है उसको हटाने के लिए, और एब्सोल्यूट राइट, सबको राइट मिलनी चाहिए, है ना, और डॉक्ट्राइन को हटाने के लिए, डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन को हटाने के लिए, कि उसी को सिर्फ गॉड नहीं मानना है, ठीक है, जो राजा उसको गॉड नहीं मानना है, उसको हटाना है। रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, एब्सोल्यूट राइट उन्हें चाहिए। अब दूसरे हैं हमारे दूसरे हैं जीन जैक्स रूजियो, ठीक है, जीन जैक रूजियो। तो इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने कौन सा बुक लिखा था, इन्होंने लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस बुक में इन्होंने क्या बताया था, इक्वल वोटिंग एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन्होंने लिखा था इक्वल वोटिंग के बारे में, मतलब इन्हें इक्वल वोटिंग चाहिए ना, कि इक्वल वोटिंग हमें मिलनी चाहिए ना, इक्वल वोटिंग सबको 1 पर्सन 1 वोट मिलनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, ना कि मोनार्क हो, ना कि डिक्टेटरशिप हो, ठीक है। और तीसरे है मॉन्टेस्क्यू भी एक कौन थे, फिलोसफर थे। उन्होंने लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें उस बुक में इन्होंने क्या बताया था, उस बुक में इन्होंने बताया था द डिवीजन ऑफ पावर, कि जो पावर है ना सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में नहीं देनी चाहिए, पावर जो है पावर को डिवाइड कर देनी चाहिए। अब पावर को कैसे डिवाइड करनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जो अभी इंडिया में है ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत सारे आइडिया आए हैं जो कि और दूसरे देश भी इसका यूज करते हैं। तो आज के बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो क्या हुआ कि लुई 16 प्लान टू इम्पोज द टैक्स। अब इन्होंने क्या सोचा कि जो टैक्स है ना उसको बढ़ाए, ठीक है। अब देखिए क्या बात है यहाँ पर, अब आप इस कहानी को रिलेट करिए एम्प्टी ट्रेजरी से। उसका जो ट्रेजरी खाली हो चुका था ना, तब इसने सोचा कि कुछ टैक्स लगाए, है ना। मैंने जो को बताया रोल ऑफ फिलोसफर, है ना, और भी कुछ बताया, तो उस सबको वो तो सर एक्स्ट्रा था, मतलब बुक में है, पर यहाँ पर जो कहानी है वो एम्प्टी ट्रेजरी से आप इसको रिलेट करिए, ठीक है। तो उसने सोचा कि टैक्स को इम्पोज किया जाए, बट कांट इम्पोज विद द मीटिंग ऑफ ऑल 3 स्टेट्स। तो बट वो जो है ना वो इम्पोज नहीं कर सकता था, तीनों स्टेट जो मीटिंग होगा उसके बाद ही वो इम्पोज कर सकता था, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो मतलब वो इम्पोज कैसे करता टैक्स, वो जब ऑल 3 स्टेट का मीटिंग होगा तभी ये
टैक्स को इम्पोज कर सकता है। अब देखिए लास्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन, इससे पहले जो मीटिंग हुआ था ना वो 1614 में हुआ था। इससे पहले जो मीटिंग हुआ था वो कब हुआ था? 1614 में, कितने साल पहले, है ना। और आज मतलब इस बार जो मीटिंग हो रहा है तो वो हो रहा है 5 मई 1789, यानी कि मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल हेल्ड इन 5 मई 1789 को हो रहा है। क्या मीटिंग हो रहा है इसका? स्टेट जनरल्स का। इससे पहले कब हुआ था? 1714 में हुआ था। अब देखिए कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब कौन से स्टेट से कितने आदमी आए थे वो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट स्टेट से आए थे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, और सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, पर थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। प्लस ये भी चीज़ ध्यान रखना, प्लस 40,000 लेटर्स फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स एंड वोमेन। अब देखिए क्या था उस वक्त कि पुअर पीजेंट्स और वोमेन को आने नहीं दिया जाता था स्टेट जनरल के मीटिंग में, ठीक है। तो 40,000 लेटर्स कहाँ से आए थे? पुअर पीजेंट्स से और वोमेन्स से, ठीक है। और देखिए अब 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट और सेकंड स्टेट से, और थर्ड स्टेट से कितना? 600। अब थर्ड स्टेट डिमांड फॉर इक्वल वोटिंग राइट। अब जो थर्ड स्टेट है ना वो डिमांड किया था, क्या डिमांड किया था? इक्वल वोटिंग राइट मिले सबको, सबको इक्वल वोटिंग राइट मिले। क्योंकि उस वक्त क्या था कि ईच स्टेट हैज़ ईच वोट, ठीक है, ईच स्टेट हैज़ ईच वोट। अगर देखिए अगर फर्स्ट स्टेट और क्या था उस वक्त कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट मतलब लगभग दोस्त ही थे, मान सकते हैं उसको। तो ये दोनों अगर वोट दे रहे हैं किसी को और ये तो अकेला पड़ जाएगा तब इसका कुछ वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि इधर दो इधर एक, तो ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जिसको चाह सकता है उसको जिता सकता है। इसीलिए इन्होंने मांग की कि ईच स्टेट हैज़ इक्वल वोटिंग राइट, सॉरी ईच पर्सन हैज़ इक्वल वोटिंग राइट। तो क्या लुई 16 इसे एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तो उसके लिए वेट करिए। सो हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो थर्ड स्टेट है उसने प्रपोजल दिया था किंग को कि ईच पर्सन हैज़ ईच वोट, बट द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। अब किंग क्या किया? किंग जो है वो प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तब वो जो थर्ड स्टेट वाले थे तो वो वहाँ से चल गए। अब चल गए तो ऑन 20 जून 1789, यानी कि 20 जून 1789 को उन्होंने क्या किया? दे गो इन टेनिस कोर्ट। वो लोग कहाँ गए? टेनिस कोर्ट में गए। एंड फॉर्म नेशनल असेंबली। उन्होंने क्या बनाया? नेशनल असेंबली बनाया। अब उन्होंने नेशनल असेंबली कब बनाया? 20 जून 1789 में बनाया, है ना। और कहाँ जाके बनाया? टेनिस कोर्ट में बनाया। और क्या बनाया? नेशनल असेंबली बनाया। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये तो हम लोग समझ गए कि वो लोग कहाँ गए थे। वो लोग गए थे टेनिस कोर्ट में, नेशनल असेंबली उन्होंने बनाया, है ना। और कब बनाया? 20 जून 1789 में बनाया। अब देखिए उनके साथ दो और आदमी थे। वो लोग तो थे ही, थर्ड स्टेट वाले तो थे ही। अब उनके साथ थे मिराबियो एंड अबेसियस। अब मिराबियो कौन है और अबेसियस कौन है ना, जो कि थर्ड स्टेट के साथ थे। अब मिराबियो जो थे वो नोबिलिटी से आते थे, यानी कि सेकेंड स्टेट से आते थे। और जो अबेसियस है वो क्लर्जी से आते थे, यानी कि फर्स्ट स्टेट से आते थे, ठीक है। तो देवर मतलब मिराबियो एंड अबेसियस वर विद थर्ड स्टेट। वो लोग थे थर्ड स्टेट के साथ। हाँ, मतलब वो लोग का दिमाग जो है, वो लोग का जो माइंड है वो थोड़ा सा डेवलप था, है ना। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। ये तो हमारे पिछले वीडियो का ही मतलब समझ सकते हैं इसको, कि जो मीटिंग वाले में ही ये थोड़ा सा आ जाता है। अब देखिए देयर वर हार्श विंटर। अब क्या था? ये तो अलग टॉपिक है कि क्या था कि एक मतलब उस वक्त हार्श विंटर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ही सर्दी थी। एंड
पुअर हार्वेस्ट, जो हार्वेस्ट भी था वो बहुत ख़राब हो रहा था, एंड क्राइसिस इन द कंट्री, और कंट्री में क्राइसिस हो रहा था। क्राइसिस का मतलब क्या हो गया कि उसका जो बेसिक नीड का सामान है वो भी मिलने में बहुत मुश्किल आ रही थी। सो किंग ऑर्डर ट्रूप, अब किंग क्या किया, किंग जो है वो ट्रूप को ऑर्डर दिया कि वहाँ जाओ, ठीक है। बट द पीपुल थिंक, पीपुल क्या सोचा, दे आर कमिंग टू किल अस। ये मैंने आपको पहले बताया है, थोड़ा सा इसका ट्रेलर मैंने आपको उसका पहले बताया है, अब यहाँ पर ये इसका पिक्चर में आ चुका है, ठीक है। तो मतलब किंग जो ट्रूप को यहाँ क्यों भेजा था, क्योंकि हार्श विंटर थी, है ना, पुअर हार्वेस्ट था, क्राइसिस इन द कंट्री था, इसलिए जो है ट्रूप जो किंग है वो ट्रूप को ऑर्डर दिया, ठीक है। अब ये जो हम लोग समझ सके थे कि पीपुल थिंक दे आर कमिंग टू किल अस, पीपुल क्या सोचे थे कि वो हमें मारने आ रहा है, तो उसने बेस्टाइल फोर्ट पे हमला किया, और भी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो को या फिर इस टॉपिक को आप पिछले वीडियो से रिलेट करिए, तो आपको क्या मैंने बताया था कि जो किंग था वो ऑर्डर किया था ट्रूप को कि वहाँ जाने के लिए, ठीक है। बट पीपुल थिंक दैट दे आर कमिंग टू किल अस, पर जो वहाँ के पीपुल थे वो उन्होंने क्या सोचा कि वो हमें मारने आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि मतलब उन्होंने क्या किया, अटैक्ड ऑन प्लेट्यू। अब देखिए, अब वहाँ पर अटैक किसने किया, वहाँ अटैक किया फार्मर ने अटैक किया, ठीक है। कहाँ किया, चैट्यू, इसका मतलब होता है महल, चैट्यू का मतलब होता है महल। तो इन्होंने क्यों किया, क्योंकि मेनर से डरे थे, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारा अनाज आके खाना मतलब ले ना जाए, है ना। तो ये हुआ था उस वक्त। अब देखिए कि जो वहाँ पर जो अटैक हुआ था, कहाँ हुआ था, चैट्यू में अटैक हुआ था। तो वहाँ पर अटैक कौन किया, वहाँ किया फार्मर ने अटैक किया। क्यों किया, क्योंकि मेनर्स से मतलब उसके फियर में, मेनर्स के फियर में कि वो आके अनाज लेना जाए। क्यों किया था, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि वो हमें मारने आ रहे हैं, अनाज लेने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, इससे जो मतलब जो वहाँ के भीड़ थे, यानी कि वहाँ के आदमी थे, यहाँ है ना, वहाँ के जो क्राउड थे, उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉयड बेस्टाइल फोर्ट। उन्होंने क्या किया, बेस्टाइल फोर्ट क्या था, बेस्टाइल फोर्ट एक राजा का किला था। तो उसको किसने डिस्ट्रॉय किया क्राउड ने क्या डिस्ट्रॉय किया, बेस्टाइल फोर्ट को, ठीक है। तो क्या हुआ था, होल कंट्री जो पूरा देश था वो किसके मूड में था, वो रिवॉल्ट के मूड में था कि अब रिवॉल्ट तो होगा ही। अब देखिए, अब वो लोग रिवॉल्ट के मूड में था। तो अब लुईस 16 को ये बात पता चली, तो अब उसने क्या किया, उसने 4 अगस्त को 1789 में क्या किया, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन इधर, ठीक है। उसने क्या किया, एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। और क्या क्या उसने किया, पावर वर टेकन फ्रॉम क्लर्जी, जो पावर दिया गया था क्लर्जी को उसको भी छीन लिया, है ना, उसको भी ले लिया। और तीथ वर अबॉलिश, मैंने को बताया था कि 2 टाइप के टैक्स होते थे, एक टेल और तीथ। तो तीथ कौन था, वो था जो टैक्स चर्च से लेते थे, है ना, चर्च लेता था किससे, थर्ड स्टेट से, तो उसको भी एबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे और बताऊँगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज का टॉपिक है टाइप ऑफ सिटीजन्स। अब सिटीजन्स के भी टाइप होते थे वहाँ पर, मतलब कि अभी जो इंडिया में सिटीजन्स है ऐसे नहीं होते थे, मतलब अभी हम लोग इंडिया में सब एक्टिव सिटीजन है ना, कुछ पैसिव भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला, उस वक्त के सिटीजन्स को 2 टाइप में बांटा गया था। पहला था एक्टिव सिटीजन, दूसरा था पैसिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन कौन है और पैसिव सिटीजन कौन है, चलिए पहले पढ़ते हैं एक्टिव सिटीजन।
अब एक्टिव सिटीजन का पहले ये समझिए कि एक्टिव सिटीजन थे कौन। पहले मोटा मोटी पहले तो एक्टिव सिटीजन मैन थे, ठीक है, समझ गए, मैन थे, सिर्फ मैन थे, वोमेन नहीं थी, उसको हम बाद में बात करेंगे, पहले ये समझिए। तो एक्टिव सिटीजन थे मैन, ठीक है, और कौन सा मैन, अबव 25 ईयर ओल्ड, ठीक है। अब देखिए एक्टिव सिटीजन होने के लिए ये 3 क्राइटेरिया अगर आप में है तो आप एक्टिव सिटीजन है। अरे थे उस वक्त के फ्रांस के, यहाँ अब तो नहीं ऐसा। तो एक्टिव सिटीजन तो पहला उसका होना चाहिए क्राइटेरिया कि वो मैन है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया कि उसका जो एज है वो 25 ईयर ओल्ड से अबव है, ठीक है। अब है पे टैक्स इक्वल्स टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस। अब इसका मतलब समझिए कि वो जो टैक्स देगा, जो हमारा मतलब एक्टिव सिटीजन है वो कैसा टैक्स देगा, तो वो टैक्स देगा इक्वल्स टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज। अब वो कितना देगा टैक्स, एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज, यानी कि कोई लेबर है उसका 3 दिन का उसका जो रुपया है, यानी कि उसका जो इनकम है, यानी कि उसका जो वेजेस है उसके इक्वल अगर वो टैक्स दे रहा है तो वो एक्टिव सिटीजन कहलाएगा। तो ये क्राइटेरिया होनी चाहिए, पहला मैन है, फिर दूसरा है 25 ईयर ओल्ड से अबव है, फिर तीसरा पे टैक्स इक्वल्स टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस। ये समझा दिया मैंने आपको कि कोई लेबर का अगर 3 दिन का कोई वेजेस है तो उसके इक्वल ये टैक्स देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया थे, तो वो सब एंटाइटल टू वोट, यानी कि वो सब वोट देने के अधिकार में है, मतलब उनको अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं। हम लोग ये समझ गए एक्टिव सिटीजन। अब समझते हैं पैसिव सिटीजन कौन थे। तो ये बहुत हल्का है, अगर आप ये समझ गए तो ये समझने आपको कुछ नहीं है कि रिमेनिंग मैन एंड वुमेन। अब जो ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते थे तो वो हो जाते थे कौन, पैसिव सिटीजन हो जाते थे, ठीक है। नॉट राइट टू वोट, तो उनको है ना, उनको राइट टू वोट भी नहीं होता था, यानी कि जो पैसिव सिटीजन है उनको राइट टू वोट नहीं होता था और जो एक्टिव सिटीजन है उन्हें राइट टू वोट होता था, ठीक है। तो ये अगर क्राइटेरिया नहीं है उसमें तो वो क्या हो गए, पैसिव सिटीजन हो गए, यानी कि रिमेनिंग मेन और वोमेन हो गए, और इनको नॉट राइट टू वोट, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। अब इसके दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो आज के बस इतना ही, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर के कितने मतलब तरह के सेपरेशन ऑफ पावर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है जुडिशरी, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेचर। तो हम लोग पहले इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे। पहले नीचे से एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन थे, 25 ईयर ओल्ड, है ना, पे टैक्सेस इक्वल टू वेजेस ऑफ 3 days ऑफ लेबर, ठीक है, मैंने हो चाहिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया है। अब देखें तो एक्टिव सिटीजन में भी जो रिच होते, थोड़ा सा हाई लेवल के होते हैं, वो इलेक्टर्स बनते हैं, उन्हें वोट करके इलेक्टर्स बनाया जाता है। तो वो इलेक्टर्स जो होते हैं यहाँ, फिर इनमें से वोट होता है तो फिर नेशनल असेंबली बनता है जिसमें 745 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नेशनल असेंबली बनता है जिसमें जो हाई लेवल के होते हैं उन्हें नेशनल असेंबली बना दिया जाता है। फिर यहाँ पर मिनिस्टर्स बना दिया जाता है ना, फिर इनमें से भी जो होता है तो उन्हें मिनिस्टर बना दिया जाता है। तब मिनिस्टर पे जो नेशनल असेंबली का कंट्रोल रहता है, और किंग जो रहता है तो नेशनल असेंबली के कंट्रोल में रहता है, पर वीटो सिस्टम होता है, मतलब वीटो पावर होता है, यानी कि जो नेशनल असेंबली जो बनाया है उसको हाँ या ना, मतलब कि उसको अप्रूवल दे सकता है या नहीं दे सकता है, ठीक है। पर उसे देना ही था क्योंकि उसके पास उतना कोई पावर नहीं था, पावर उसके पास लिमिट था, किसके पास, किंग के पास। अब देखिए यहाँ तक हमने समझ लिया है, पहले एक्टिव सिटीजन से जो मतलब वोट दिया था, फिर इलेक्टर्स बनते थे, फिर बनते थे नेशनल असेंबली जिसमें 745 मेंबर्स होते हैं, फिर बनते थे मतलब उससे लेजिस्लेचर से मिनिस्टर्स बनते हैं, फिर और किंग से वीटो सिस्टम, मतलब वीटो कंट्रोल किया जाता है, यानी कि हाँ या ना किसका, नेशनल असेंबली का, और कंट्रोल भी रहता है इसके ऊपर। अब देखिए एक्टिव सिटीजन जो है वो है ना, वोट दे के जो जज है उसको भी
चुन सकते हैं, मतलब कि जो एक्टिव सिटीजन है वो वोट देके जज को चुनते हैं और ये हमारा सिस्टम बन जाता है, ये हमारा सेपरेशन ऑफ पावर बन जाता है। हम इसको फिर से रिवाइज कर लेगा, एक्टिव सिटीजन से इलेक्टर्स, फिर नेशनल असेंबली, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली मतलब से मिनिस्टर, फिर उसके बाद जो नेशनल असेंबली है वो कंट्रोल रखता है किंग पे, और इसमें वीटो पावर होता है दोनों में, है ना। और यहाँ पर जो एक्टिव सिटीजन है वो वोट करके जज को अपॉइंट करते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो पावर है ना, वो पावर लुई 16 का कम कर दिया था। अब बताइए, लुई 16 का अगर पावर कम कर दिया था तो लुई 16 को अच्छा लगेगा? अगर बताइए कि आप अगर अपने घर में रह रहे हो और आपको कोई निकाल देगा घर से, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि मुझे अपने घर में जाना है। तो देखिए, अब लुई 16 अपने घर में यानी कि मतलब पूरा किंग बनने के लिए एक प्लानिंग किए। एक प्लानिंग में क्या किया, सेक्रेटली प्लान्ड ऑन ओवरथ्रो ऑफ नेशनल असेंबली। अब देखिए उसने क्या किया प्लानिंग में, उसने प्लानिंग में किया कि जो नेशनल असेंबली है ना उसको हटा दिया जाएगा, उसको ओवरथ्रो कर दिया जाएगा विद किंग ऑफ प्रूशिया। किंग ऑफ प्रूशिया कौन है? एक जो कंट्री है प्रूशिया, उसका किंग के साथ, है ना। और भी अदर नेबरिंग कंट्री रूलर्स ऑल्सो हेल्प हिम। अब देखिए, अदर नेबरिंग रूलर्स ऑल्सो हेल्प हिम, क्यों? अदर नेबरिंग रूलर इसका हेल्प क्यों किया? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर इस कंट्री में अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है तो उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसमें भी वो इफेक्ट रहेगा कि हाँ मुझे भी मतलब हमें भी नेशनल असेंबली लाना है, हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन लाना है ना, और हमें भी डेमोक्रेटिक मतलब बनना है। तो इसीलिए ये लोग इससे प्रेरित ना हो जाए, इसीलिए सब किंग इसका साथ दिए कि हाँ ये जो मोनार्की है इसको फिर से लाया जाएगा, है ना। तो अदर नेबरिंग रूलर्स ऑल्सो हेल्प हिम, जो अदर नेबरिंग रूलर्स है वो भी इसका साथ दिया। बट अब ख़त्म, कहानी ख़त्म यहीं पर। मतलब बट आ गया, कहानी ख़त्म हो गया, मतलब उसका पूरा उल्टा हो जाएगा। बिफोर इट कुड हैपन, ये हैपन यानी कि हैपन होने से पहले ही क्या हो गया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब देखिए क्या किया, नेशनल असेंबली ने वॉर घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। मतलब अदर नेबरिंग कंट्री में हो सकता है ऑस्ट्रिया भी हो, तो ऑस्ट्रिया यहाँ पर ना कि ऑस्ट्रेलिया, ये बात का ध्यान रखना आपको। तो देखिए क्या हुआ कि बिफोर इट कुड हैपन, कुछ हैपन होता या उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने वॉर कर दिया अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। मैंने यहाँ तक वो बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। ये जो वॉर हुआ ना, ये जो नेशनल असेंबली ने जो वॉर किया उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो किंग है ना उसने प्लान क्या था कि वॉर होगा, है ना, किसको हटाने के लिए, नेशनल असेंबली को हटाने के लिए। पर नेशनल असेंबली जो है वो वॉर कर दिया उससे पहले कि वो वॉर करे, ठीक है। नेशनल असेंबली ही वॉर कर दिया। तो इस वॉर में थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर ज्वाइंड, इसमें मतलब थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर यानी कि आर्मी के मतलब आर्मी, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर यानी कि पीपल, है ना, सब ज्वाइंट हुए, ज्वाइंट आर्मी ज्वाइंट क्यों हुए? क्योंकि मतलब देशभक्त एक रहना चाहिए, पैट्रियोटिक होने के लिए, ठीक है। तो वो लोग जो ज्वाइन हुए, तो द सॉन्ग मार्शलीज, है ना, एक सॉन्ग था मार्शलीज, एक सॉन्ग है जिसको किसने लिखा है, जिसको किसने कंपोज किया है, रॉगेट डेल इससे, ठीक है। और संग बाय वॉलंटियर, और ये जो सॉन्ग है इसको वॉलंटियर ने गाया है
फ्रॉम मार्सिली। अब मार्सिलीज है क्या? मार्सिलीज एक रोड है, मतलब जो एक स्ट्रीट है ना, उसको वह मार्सिलीज था। तो रिवॉल्यूशन ऑफ फर्दर डिमांडेड ग्रेटर फर्दर इक्वालिटी। अब जो रिवॉल्यूशन है वो डिमांड किया ग्रेटर फर्दर इक्वालिटी, जो इक्वालिटी को मतलब इक्वालिटी का मांग किया। कौन? रिवॉल्यूशन। जो इतना रिवॉल्यूशन हुआ है इससे क्या मांग हुआ? इससे इक्वालिटी का मांग हुआ। तो ये जो इक्वालिटी का मांग हुआ, तो इससे क्या हुआ? लीड फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब। ये क्या लीड किया? ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब। इससे बहुत सारा पॉलिटिकल क्लब्स बना। तो मैं इसको फिर से रिवाइज कर दूं। पहले नेशनल असेंबली वॉर कर दिया किस पे? अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर ज्वाइंट आर्मी, है ना। और इन्होंने कौन सा गाना गाया? मार्सलीज, जिसको किसने कंपोज किया है? रॉगेट दिल से, ठीक है। और ये कौन गाया? वॉलंटियर्स गाए फ्रॉम मार्सिली। मार्सिली एक रोड है, या फिर इसको एक चौक बोल सकते हैं हिंदी में। रिवॉल्यूशन फर्दर डिमांडेड ग्रेटर फर्दर इक्वालिटी। जो रिवॉल्यूशन हुआ है ये इक्वालिटी मांग करता है इससे, है ना। और उसके बाद लीड फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब। इससे क्या हुआ? पॉलिटिकल क्लब का फॉर्मेशन हुआ, बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिकल क्लब बने। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कौन कौन से पॉलिटिकल क्लब थे। तो थैंक यू, आज बस इतना ही। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि उसके बाद बहुत सारी इक्वालिटी की मांग होने लगी, तो उससे बहुत सारी प्राइवेट क्लब बनी। तो कुछ क्लब है, उनमें से पहला नाम है जैकोबिन क्लब। अब देखिए, जैकोबिन क्लब का नाम कहाँ से आया, ये मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसमें मेंबर्स कौन थे, लीडर्स कौन थे, नाम कहाँ से आया, ये सब चीज़ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला नेम फ्रॉम। नेम इसका कहाँ से आया? नेम आया इसका कॉन्वेंट ऑफ जैकोब इन पेरिस, यानी कि जैकोब इन पेरिस। जैकोब इन पेरिस, यहाँ पर ST होगा। तो सेंट जैकोब जो थे वो पेरिस में थे, वहाँ से इसका नाम लिया गया है। और फिर उसके बाद बात करते हैं इसके मेंबर्स कौन कौन थे, यानी कि जैकोबिन क्लब के मेंबर्स कौन कौन थे। सबसे पहले मतलब वो मेनली कहाँ से आते थे, जो कि उसके मेंबर थे वो कहाँ से आते थे, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे। तो आते थे लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे, यानी कि पुअर, यानी कि जो गरीब लोग। अब यहाँ पर सब गरीब नहीं होते थे, मेनली जो भी वहाँ के मेंबर्स हैं वो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे, यानी कि पुअर सोसाइटी से आते थे। मैंने ये समझ लिया हमने। अब देखिए इसके लीडर्स कौन थे। लीडर्स नहीं, यहाँ पर लीडर होगा, क्योंकि उसके एक लीडर थे। उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। ये नाम आपको आगे काम देगा। तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। अब हमने इतना समझ चुकी है, अब हम लोग जानेंगे इसके ड्रेस कोड के बारे में। जो इसका ड्रेस कोड है उसके बारे में जानेंगे। तो इसका ड्रेस कोड था कैसा? जो इनका ड्रेस कोड है वो था एक लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र। यानी कि लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र का मतलब क्या होता है? यानी कि जो उनके जो ट्राउज़र है, जो उनके ट्राउज़र उसमें लॉन्ग स्ट्रिप होते थे, उसमें लॉन्ग स्ट्रिप होते थे, ऐसा ट्राउज़र वो पहनते थे। तो उनका ड्रेस कोड तो आपको समझ में आ गया होगा, जो कि है लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र। और जो मेंस थे ना वहाँ के, जो कि मेंस थे, वो क्या पहनते थे? वो पहनते थे रेड कैप। रेड कैप क्यों पहनते थे? रेड कैप इसलिए पहनते थे क्योंकि
शो करने के लिए, लिबर्टी को शो करने के लिए वो लोग रेड कैप पहनते थे। कौन सा कैप? रेड कैप। क्या शो करने के लिए? लिबर्टी। और जो उनका ड्रेस था ना, उनको सैंट क्लॉथ्स भी कहते थे। अब सैंट क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है? नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस होता है सैंट क्लॉथ्स का मतलब। अब नी ब्रीचेस क्या होती है? आपने देखी होगी लॉन्ग बूट्स जो होते हैं उसे ही नी ब्रीचेस कहते हैं। जो लॉन्ग बूट्स होते हैं, जो कि आपके चैप्टर में फोटो में होगा, तो नी ब्रीचेस उसी को कहते हैं। जो लॉन्ग बूट होते हैं ना, लॉन्ग बूट्स होते हैं, उन्हें ही नी ब्रीचेस कहते हैं। तो आपको जैकोबिन क्लब के बारे में तो इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी। पहला नाम कहाँ से आया? कॉन्वेंट ऑफ एसटी जैकोबिन पेरिस। मेंबर्स कौन थे? मेनली फ्रॉम लेस प्रॉस्पेरस सोसाइटी, यानी कि पुअर्स। लीडर्स कौन थे? लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। उनका ड्रेस कोड क्या था? उनका ड्रेस कोड था लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र, है ना। और वो क्या पहनते थे? वो पहनते थे रेड कैप। क्या शो करने के लिए? लिबर्टी शो करने के लिए। और वो जो कपड़ा पहनते थे, यानी कि वो जो ड्रेस पहनते थे, उसको सैंट क्लॉथ्स भी कहते थे। उसका मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचेज। यहाँ पर नी ब्रीचेज नहीं होगा, यहाँ पर विदाउट नी ब्रीचेज होगा। यानी कि विदाउट नी ब्रीचेज का मतलब हो गया कि जो अमीर लोग होते थे ना, वही पहनते थे लॉन्ग बूट्स। तो ये लोग थे थोड़े से लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से थे, तो ये लोग विदाउट नी ब्रीचेज का पहनते थे, अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है द समर ऑफ 1792, यानी कि 1792 का जो समर था उसका बात हो रही है। तो इस समय क्या हुआ था? जो पेरिजन्स थे ना, अब पेरिजन्स का मतलब क्या होता है? यानी कि जो पेरिस के रहने वाले थे उसको कहते थे पेरिजन। तो पेरिजन जो थे ना, वो एंग्री हो गए, यानी कि गुस्से हो गए। गुस्सा क्यों हो गए? क्योंकि शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड। अब देखिए, शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड अगर आपको मिलेगी तो आप भी थोड़ा सा गुस्सा जाएंगे, क्योंकि फूड की कमी यहाँ पर, यानी कि फूड का सप्लाई कम हो रहा है। और हाई प्राइसेस यानी कि जो प्राइस है ना फूड का वो हाई है, तो यहाँ पर गुस्सा तो आएगा ही। तो यहाँ पर किसको आया गुस्सा? यहाँ पर आया पेरिजन्स को, यानी कि जो पेरिस के रहने वाले थे उनको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि जो फूड के जो सप्लाई है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा था और उसका जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो इसके बाद क्या हुआ? रिवॉल्ट बाय देम। अब क्या हो गया? उसके बाद रिवॉल्ट हो गया, मतलब जो फूड का सप्लाई कम था और उसका हाई जो प्राइस था इसका, तो इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद रिवॉल्ट हो गया। रिवॉल्ट किसके अंडर हुआ? रिवॉल्ट हुआ अंडर जैकोबिन क्लब। अब देखिए, जैकोबिन क्लब के अंडर रिवॉल्ट हुआ, यानी कि लीड कौन किया इसमें? लीड किया जैकोबिन क्लब। तो इसमें क्या हुआ? तो इस रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ? ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर ओल्ड, यानी कि जो भी मैन थे 21 ईयर ओल्ड से ऊपर, 21 ईयर ओल्ड या फिर अबव, या फिर उससे ज़्यादा, तो उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला राइट टू वोट। उन्हें मिला राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का राइट। किसको मिला? ऑल द मेन ऑफ 21 ईयर ओल्ड, ये तो मिला ही। एंड अबव, यानी कि उससे ऊपर के जो मेन थे उन्हें भी मिला राइट टू वोट। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फ्रांस जो है ना, फ्रांस बिकम रिपब्लिक। अब फ्रांस बिकम रिपब्लिक कैसे हुआ? देखिए, कन्वेंशन, उसके बाद है ना, उसके बाद जो रिवॉल्ट हुआ उसके बाद न्यू असेंबली बना, उसका नाम रखा गया कॉन्वेंशन। न्यू असेंबली बना, उसका नाम रखा गया था कॉन्वेंशन। था ये जैकोबिन क्लब ही, पर इसका नाम चेंज किया गया। तो इससे क्या हो गया? इससे फ्रांस बिकम रिपब्लिक। जो फ्रांस है ना वो रिपब्लिक हो गया था इससे। अब इसके बाद क्या हुआ? जो लुई 16 थे ना, अब फ्रांस तो रिपब्लिक हो चुका है, तो लुई 16 है, उनको क्या कर दिया? सेंटेंस टू डेथ। उनको डेथ दे दिया, यानी कि उनको मारने का मतलब सेंटेंस दे दिया गया। अब इससे क्या हुआ? जो मारने का जो सेंटेंस दे दिया था, तो क्यों दिया था? फॉर द रीजन ऑफ ट्रीजन। अब ट्रीजन का मतलब क्या होता है? ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोही। देशद्रोही के आरोप में इन्हें सेंटेंस टू डेथ हो गया।
अब इसके बाद क्या हुआ, इन्हें अब सेंटेंस टू डेथ हो ही गया है, तो मारिया एंटोनेट को भी दे दिया सेंटेंस टू डेथ, यानी कि जो मारिया एंटोनेट हैं उन्हें भी सजाए मौत मिल गई। किससे? गुलेटाइन से। तो आज की बस इतना ही। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? तो आज का टॉपिक है द रीन ऑफ टेरर, यानी कि द रूल ऑफ फियर। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि एक ऐसा राजा है जो कि सबको डरा के रखा है ना, सबको फियर में रखा हुआ है। अब इसको समझेंगे कि ये जो रीन ऑफ टेरर था, ये इसके बारे में पूरा समझेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग में पहले ये कौन सा पीरियड था? पीरियड बिटवीन 1798 टू 94, यानी कि 1798 से 1794 तक का ये पीरियड था। इसमें क्या होता था, इसमें जो पीपल थे ना, मतलब ये जो रीन ऑफ टेरर, यानी कि एक साल जो रीन ऑफ टेरर रहा है, उसमें क्या होता था, पीपल वर अरेस्टेड, यानी कि जो थोड़ा सा भी कुछ गलती कर रहा है तो वो अरेस्ट हो जाता था। थोड़ा सा भी गलती करता है तो वो अरेस्ट हो जाता था, इम्प्रीजन्स हो जाता था और गुलेटाइन हो जाता था। अब देखिए, ये गुलेटाइन वाला जो है, इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं अभी। पहले इधर समझते हैं कि पीपुल वर कौन कौन से पीपुल थे वहाँ पर, मतलब किसको किसको वो अरेस्ट करता था। तो इसमें पहला है नोबल्स, नोबल्स को भी वो अरेस्ट करता था। फिर क्लर्जी, उसको भी अरेस्ट करता था। फिर मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, जो कि अदर पॉलिटिकल पार्टी है, उसको जो उसका भी जो मेंबर है उसको भी अरेस्ट करता था, ठीक है। और मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, और उसका खुद का जो पार्टी का जो मेंबर्स थे ना, उसे भी वो अरेस्ट कर लेता था थोड़े थोड़े बातों पे। मतलब कि थोड़ा जो भी, थोड़ा सा भी अगर वो क्राइम करता है तो उसको क्या कर दिया जाता था, अरेस्ट या फिर इम्प्रीजन या फिर गुलोटाइन कर दिया जाता था। अब देखिए ग्लूटाइन है क्या, है ना, इसके बारे में, ग्लूटाइन के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्लूटाइन जो था एक डिवाइस था। क्या था? एक डिवाइस था ग्लूटाइन, जिससे क्या होता था, टू एग्जीक्यूट पीपल, यानी कि जो पीपल थे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए था ये ग्लूटाइन। तो ये जो ग्लूटाइन था, ये क्या करता था, टू एग्जीक्यूट पीपल। और ये था क्या, ये एक डिवाइस था, और ये इन्वेंटेड बाय डॉक्टर ग्लूटीन। ये मतलब इस डिवाइस को कौन इन्वेंट किया था? इस डिवाइस को इन्वेंट किया था डॉक्टर ग्लूटीन। तो ग्लूटाइन को कौन किया था इन्वेंट? तो वो थे ग्लूटीन। और ये किस काम के आता था? तो इसको एग्जीक्यूट पीपल के काम में आता था। अब हम लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। द रीन ऑफ टेरर, यानी कि द रूल ऑफ फियर। अब देखिए में क्या होता था, मतलब ये कब से कब तक का पीरियड था? तो ये 1793 से 1794 तक का पीरियड था। तो इसमें क्या होता था, पीपल वर अरेस्टेड, जो भी मतलब पीपल है, जो भी थोड़ा सा अगर क्राइम करते हैं तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता था, इम्प्रीजन कर दिया जाता था या फिर गुलोटीन कर दिया जाता था। और वो कौन कौन से लोग हो सकते थे? नोबल्स हो सकते थे, मतलब सब हो सकते थे, इसमें जो कोई ये नहीं है कि सब हो सकते थे। जैसे कि मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, ओन पार्टी का मेंबर्स को भी वो अरेस्ट कर लेता था। उसके बाद है कि गुलोटीन था क्या? गुलोटीन एक डिवाइस था जिससे एग्जीक्यूट पीपल, इससे पीपल को एग्जीक्यूट कर दिया जा सकता था। और वो कौन इन्वेंट किया था? ये किया था डॉक्टर गुलोटीन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है द चेंजेस बाउट बाय रॉबिस्पायर, यानी कि रॉबिस्पायर के द्वारा क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चेंजेस है मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, यानी कि मैक्सिमम सीलिंग से मतलब हो गया एंड वेजेस एंड प्राइजेस, यानी कि जो उसका वेज है या फिर जो फूड का प्राइस है उसका मैक्सिमम सेलिंग, यानी कि उसका मैक्सिमम प्राइस कितना होगा, ये सब पूरा फिक्स कर दिया था। कौन फिक्स किया था? रॉबिस्पायर। रॉबिस्पायर क्या किया था कि मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस, यानी कि मैक्सिमम उसको वेजेस कितना मिल सकता है, मैक्सिमम प्राइस कितना रख सकते हैं अपने गुड्स का। मीट एंड ब्रेड वॉर राशन, मीट एंड ब्रेड वॉर राशन, यानी कि क्या हो गया कि सबको मिलेगा, यानी कि सिर्फ अमीर को नहीं मिलेगा बल्कि सबको, यानी कि गरीब को भी राशन मिलेगा। फूड सीलिंग ऑन फूड, फूड ग्रेन्स, है ना,
समझो। फूड सीलिंग यानी कि सेलिंग, यानी कि जो फूड ग्रेन है आपका उसको बेचने के लिए मतलब फोर्स फोर्स करता था। कौन? ये रॉबिस्फायर क्या करता था? फोर्स करता था ये अपने जो फूड ग्रेन है उसको सेल करने के लिए, जो आर्मी है उसको, या फिर सिटी में जो भी मतलब अपने जो गुड्स को सेल करने के लिए। कौन कौन बोलता था ऐसे? रॉबिस्फायर बोलता था। और क्या उस वक्त क्या लाया कि सिटीजन बोलेगा आपसे, यानी कि सर और मैडम जो भी है ना सबको बोलेगा सिटीजन या फिर सिटोइन। तो पहले कुछ और था ना, उसको चेंज करके क्या ले आया कि इक्वालिटी रहे, है ना। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको भूल गया कि प्रोमोशन ऑफ इक्वालिटी ब्रेड। इक्वालिटी ब्रेड का प्रोमोशन देखो, इक्वालिटी ब्रेड क्या था? एक ब्रेड था अच्छा, मतलब देखिए इसका जो क्वालिटी था वो ठीक था, पर एक पहले आता था ब्रेड की वो महंगा होता है, तो सिर्फ उसे ले सकते हैं अमीर लोग, पर गरीब लोग उसे नहीं ले सकते थे। तो क्या किया उसने? उसने प्रमोशन किया इक्वालिटी ब्रेड का, कि सबको इक्वल मतलब इक्वल प्राइस का, इक्वल क्वालिटी का ब्रेड मिले। ये हो गया। अब सिटीजन सिटीजन यानी कि सर और मैडम अब बोलना स्टार्ट करवाना शुरू कर दिया, यानी कि पहले कुछ और था ट्रेडिशन, अब उसको चेंज करके क्या ले आया? सिटीजन, यानी कि अब से सर मैडम को क्या बोलना है? सिटीजन बोलना है। और है चर्च वर्ड शट डाउन, जो कि चर्च था सबको शट डाउन यानी कि बंद कर दिया इनटू, और उसको चेंज क्या कर दिया? इनटू बैरेक एंड ऑफिस। इसको बैरेक बना दिया, चर्च को ऑफिस बना दिया। तो ये हुआ था। और क्या किया? मतलब ये तो उसका कुछ चेंजेस था। अब देखिए उसके साथ क्या होगा। उसके साथ हो गया कन्विक्टेड, यानी कि उसे मार दिया गया। कब मारा? जुलाई 1794। अब हम लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चेंजेस ब्रॉड बाय रॉबिस्फायर। रॉबिस्फायर के द्वारा क्या क्या चेंजेस लाए गए थे? तो पहला, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज, यानी कि जो उसका वेजेस है, जो कि प्राइस है, वो सब फिक्स कर दिया है। और मीट ब्रेड वर राशन, यानी कि सबको मिलेगा आपसे। फूड सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि जो फार्मर को बोलता था कि जो उसका फूड ग्रेन है उसे सिटी में सेल करने के लिए। प्रोमोशन ऑफ इक्वालिटी ब्रेड। इक्वालिटी ब्रेड जो था उसको प्रमोशन करने के लिए, जो अच्छा क्वालिटी है, जो हाई क्वालिटी, जो महंगा होता है उसको नहीं मतलब बेचने के लिए, क्योंकि वो अच्छा क्वालिटी वाला जो महंगा होता है उसको सिर्फ अमीर लोग ले सकते हैं, ना कि गरीब लोग। तो इक्वालिटी ब्रेड लाया। अब सिटीजन, यानी कि सिटीजन बोलना स्टार्ट करवा दिया। सिटीजन का मतलब क्या हो गया? मतलब सर या फिर मैडम को सिटीजन कह सकते थे। चर्चेज वर शट डाउन, यानी कि जो चर्च था उसको शट डाउन कर दिया, उसको क्या बना दिया? चेंज इनटू बैरेक ऑफिस बना दिया उसको। और क्या हुआ? रॉबिस्फायर को कन्विक्ट कर दिया, यानी कि उसको मार दिया। कब? जुलाई 1794 बाय द कोर्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है द फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, यानी कि जो जैकोबिन क्लब थे उसके जो लीडर थे कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबिस्फायर। उनको तो कन्विक्ट कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो जैकोबिन क्लब है वो गिरने लगी, यानी कि वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो इसके बाद क्या हुआ? वेल्दियर मिडिल क्लासेज एक्वायर्ड पावर, यानी कि जो वेल्दियर यानी कि जो अमीर थे, मिडिल क्लास में जो अमीर थे वो जो है वो पावर को एक्वायर्ड कर लिया, यानी कि वो पावर में आ गए। तो क्या हुआ? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम, और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया क्या आया? एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया। किसका? वेल्दियर मिडिल क्लासेस का। तो उसमें क्या होता था? मतलब इन्होंने क्या रूल रखा? डिनाई टू वोट। इन्होंने रूल रखा कि डिनाई टू वोट नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन, यानी कि जो जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन है उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिले, है ना। और फिर क्या हुआ उसके बाद? मतलब ये तो उनका रूल था। और था किनका रूल? वेल्दियर मिडिल क्लासेस। कौन? वेल्दियर मिडिल क्लासेस जो है वो पावर में आया, यानी कि वो एक्वायर्ड पावर। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम, और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया। तो उसमें क्या होने लगा? डिनाई टू वोट, यानी कि वोट नहीं देने का। किसको?
मतलब जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन है ना वो वोट नहीं दे सकते थे। उसका क्या हुआ, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल उन्होंने इलेक्ट किया, जिसमें क्या था, डायरेक्टरी ऑफ 5 मेंबर्स। जिसमें कितने मेंबर्स के थे डायरेक्टरी, तो 5 मेंबर के डायरेक्टरी थे। अब क्या होने लगा था ना कि जो इन्होंने इतना चीज़ किया, जो वेलियर मिडिल क्लासेस है उन्होंने इतना चीज़ किया और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाया, ये सब रूल लाया, और इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, डायरेक्टरी ऑफ 5 मेंबर्स। तो इसमें क्या होने लगा, अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में होने लगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसके किसके बीच में हुए, और उसके बारे में जो कॉन्फ्लिक्ट होने लगे थे उसका तो कौन राजा बन गया उसके बाद, है ना, उसके बाद ये लोग हट गए और कोई और राजा बन गया। तो वो चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। तो थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज का टॉपिक है द कन्फ्लिक्ट। अब देखिए, एक कन्फ्लिक्ट हुआ था, अब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पर बता दूँ कि कन्फ्लिक्ट हुआ था जिससे क्या हुआ था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया था। अब कैसा कॉन्फ्लिक्ट था मैं बताता हूँ। अब जो कॉन्फ्लिक्ट होता था ना वो किसके किसके बीच में होता था, वो होता था डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव के बीच में। अब जो डायरेक्टर्स हैं और लेजिस्लेटिव है उसके बीच में ये सब कॉन्फ्लिक्ट होता था, जिससे क्या होता था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता था। अब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता था तो ये क्या करता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चक्कर में क्या हो गया कि जो नेपोलियन बोनापार्टे थे ना वो राजा बन गया। राजा कैसे बना, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यानी कि जो पब्लिक है उसने ही इन्हें चुना और इसे राजा बना दिया। तो यहाँ पर हो गया द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, है ना। तो मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ जिससे नेपोलियन बोनापार्टे आ गए। तो इस नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में हम अपने लास्ट वीडियोज़ में जानेंगे। तो यहाँ पर तो ये तो कहानी वाला था। अब इसके बीच बीच में कुछ कुछ बातें हुई, जो मेन टॉपिक जिसको बात करने के लिए वो है, आगे पढ़ेंगे, वोमेन रिवॉल्यूशन, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ये कुछ टॉपिक्स है वो हम अभी इसके बाद वाली वीडियो में कवर करेंगे। और नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में लगभग लास्ट वीडियोस में हम इसको कवर करने वाले हैं। तो मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ कि कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था ना वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ला दिया। और वो कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, वो हुआ था डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव के बीच में हुआ था, जिससे क्या हुआ था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया था। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ये क्या हो गया, द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो क्या बन गए, वहाँ के राजा बन गए। और नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं वोमेन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज का टॉपिक है डिड वोमेन हैव ए रिवॉल्यूशन। क्या वोमेन में भी रिवॉल्यूशन आया है, और क्या आया है वो भी जानेंगे, और उसके रीजन्स, मतलब इसके बारे में डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले, डिड वोमेन हैव रिवॉल्यूशन, क्या वोमेन में भी रिवॉल्यूशन आया है, तो इसके बारे में आंसर आपको लास्ट में मिल ही जाएगा। पर यहाँ पर अभी हमें जानना होगा, जो वोमेन थी वो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। जो वोमेन थी ना वो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। जो वॉर हुए हैं, जो बैटल हुए हैं, उसमें भी जो वोमेन है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। अब देखिए, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट के साथ साथ भी अपना वर्क फॉर लिविंग, अपने जीने के लिए भी काम करती थी। नो एक्सेस ऑफ एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन का भी एक्सेस नहीं था, पर वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। लुक आफ्टर फैमिली, फैमिली को भी देखना पड़ता था। और एक चीज़ देखिए, फैमिली को भी देखना पड़ता था, उनको एजुकेशन भी नहीं था, और उनको घर के लिए भी काम करना पड़ता था। और क्या था, उनका जो वेजेस था, जो उसे पैसे मिल रहे हैं
जो उनका वेजेस है वो भी बहुत ज़्यादा ही कम था, वेजेस वर लो। अब देखिए इतना हम लोग समझ गए हैं कि जो वोमेन थी वो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट थी वर्क फॉर लिविंग, वो भी वर्क के लिए मतलब लिविंग के लिए काम करती थी। और नो एक्सेस ऑफ एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन का भी कोई एक्सेस था नहीं, और उन्हें फैमिली को भी देखना पड़ता था, लुक आफ्टर फैमिली। अब देखिए वुमेन का भी कुछ पॉलिटिकल क्लब था तो बहुत ज़्यादा ही, पर कुछ फेमस पॉलिटिकल क्लब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, बस इनका नाम जानेंगे। तो सबसे पहला है द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी। सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी ये नाम है वुमेन का, जो पॉलिटिकल क्लब है ना उसका नाम है। उसका दो फेमस पॉलिटिकल क्लब है वुमेन के। तो पहला है द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी, दूसरा है रिपब्लिकन वुमेन। तो ये दो जो है ये क्या है, पॉलिटिकल क्लब है वुमेन के। हम लोग इसको एक बार रिवाइज करते हैं। डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, क्या वुमेन में रिवॉल्यूशन आया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वुमेन जो थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, वर्क फॉर लिविंग, नो एक्सेस ऑफ एजुकेशन, वर्क सॉरी लुक आफ्टर फैमिली, और उसका वेजेस भी जो था वो लो था। तो दो पॉलिटिकल क्लब ऑफ वुमेन हम लोग जाने हैं। पहला कौन था, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी, दूसरा रिपब्लिकन वुमेन। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिड वुमेन हैव रिवॉल्यूशन, क्या वुमेन में भी रिवॉल्यूशन था। तो इसका आंसर हमें मिल चुकी है, नहीं मिलने वाली है अभी। इस वीडियो में हमें उसके आंसर मिलने वाली है, क्या वुमेन में भी रिवॉल्यूशन था। तो देखते हैं था कि नहीं था। तो चेंजेस ब्राउट बाय रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, इसका मतलब यहाँ पर साफ हो गया कि वुमेन में भी कुछ रिवॉल्यूशन था। अब देखिए तो इसका होगा डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो अब क्या क्या था पहले ये समझते हैं। पहले था कंपलसरी स्कूलिंग, जो स्कूलिंग था उसे कंपलसरी कर दिया गया था, यानी कि सब वुमेन को स्कूलिंग करना है, ये हो गया पहला। दूसरा है कुड नॉट फोर्स, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, ये वो मैरी करे यानी शादी करे अगेंस्ट विश के अगेंस्ट शादी नहीं कर सकती है वो, ठीक है। तो ये मतलब इसको कुड नॉट फोर्स, इसको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि मैरी अगेंस्ट विश, इसकी अगर इच्छा नहीं है तो इसे मतलब फोर्स नहीं किया जा सकता है। फिर है डिवोर्स वॉज मेड लीगल, अब जो डिवोर्स थी उसको लीगल बना दिया गया था, ये सब वुमेन के लिए हो रहा है। अलाउड, इसको क्या कुछ दिया गया था, हाँ मतलब इनको कुछ छूट दी गई थी, मतलब कुछ अलाउ किया गया था। ट्रेन फॉर जॉब, मतलब किसी जॉब के लिए ट्रेन हो सके या फिर कर सके। और कॉमा बिकम आर्टिस्ट, हो सकता है कि आर्टिस्ट बन सके, या फिर रन स्मॉल बिजनेस को रन कर सके। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो चेंजेस ब्रॉट बाय रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट में क्या क्या था, जो चेंजेस थे जो कि रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे, तो उनमें से कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। पहला है कंपलसरी स्कूलिंग, कि स्कूलिंग को जो है ना, स्कूलिंग को कंपलसरी ही कर दिया गया था, कि मतलब स्कूल जाना है। कुड नॉट फोर्स्ड टू मैरी अगेंस्ट विश, उसके विश के अगेंस्ट मैरी नहीं करने सकते। डिवोर्स वॉज मेड लीगल, डिवोर्स को लीगल बना दिया गया था। अलाउड, इनको क्या दिया मतलब छूट दिया था कि ट्रेन फॉर जॉब, जॉब के लिए किसी को ट्रेन कर सकती थी। और क्या था, बिकेम आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट भी बन सकती थी, जो भी आर्टिस्ट है ये बन सकती थी। या फिर रन स्मॉल बिजनेस रन कर सकती थी, है ना। और अब देखिए हमने इसको रिवाइज भी कर लिया, पढ़ भी लिया अच्छे से। अब देखिए फ्रांस में वोमेन को वोटिंग राइट कब मिला, ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, पर नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको हो सकता है नहीं पता हो सकता है पता हो। अगर पता हो तो कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो नहीं करिएगा, ठीक है।
अब देखिए चेंजेस ब्रॉड हमने ये समझ लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे में, उसके डिटेल में थोड़ा सा और समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा सेम टॉपिक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बताया था कि इन फ्रांस वुमेन, मतलब व्हेन इन फ्रांस वुमेन गेट वोटिंग राइट, तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इसका आंसर है 1946। वुमेन को जो राइट मिला है वोटिंग का, वो मिला है 1946 में। और उसमें मेन रोल है ओलंपी दी गॉग्स, जिन्होंने क्या किया, रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ वोमेन एंड सिटीजन टू क्वीन। जो क्वीन है उन्हें लिखी डिक्लेरेशन ऑफ वोमेन एंड सिटीजन। अब देखिए हमने ये वाला वोमेन वाला पार्ट कवर कर चुका है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, उसमें से कुछ यहाँ पर थोड़ा उसका ट्रेलर दिया हुआ है कि जैकोबिन रिजीम में, यानी कि जब जैकोबिन क्लब था उस रिजीम में जो स्लेवरी थी ना, उसको एबॉलिश कर दिया गया था। उसको एबॉलिश कर दिया गया था। अब देखिए स्लेवरी को एबॉलिश क्यों कर दिया गया था, मैं बता रहा हूँ। स्लेवरी देखिए, स्लेवरी में होता क्या था कि इस कॉलोनी के जो स्लेव है उसको दूसरे कॉलोनी में भेजा जाए, वहाँ काम कराया जाए। तो ये बस रिच पीपल ही ये काम कर सकते थे कि स्लेव को खरीदना और उसे अपने कॉलोनी ले जाके वहाँ काम कराना। तो ये सिर्फ रिच लोग ही कर पाते थे। अब सिर्फ रिच लोग ही कर पाते थे तो पुअर लोग तो नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया था आपको कि जैकोबिन क्लब में कौन लोग थे, मेनली फ्रॉम लेस प्रॉस्पेरस, है ना, और पुअर या फिर कह सकते हैं। तो वो जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो आ रहे थे, तो वो तो इतना नहीं ये कर पाएंगे कि वो स्लेव खरीद सके, उन्हें यहाँ से मतलब इस कॉलोनी से उस कॉलोनी भेज सके। तो ये लोग ने क्या किया, एबॉलिश स्लेवरी, स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया था इस वक्त। कब, जैकोबिन रिजीम के वक्त। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए कॉलोनी में क्यों भेजा जाता था, कॉलोनी भेजा जाता था टू सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़। अब कमोडिटीज़ का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहे तो कमोडिटीज़ का मतलब होता है माल, यानी कि सामान, जो गुड्स यहाँ से वहाँ बेचे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ तो मतलब कोई तो आदमी चाहिए, है ना, कोई स्लेव चाहिए जो कि उसका काम कर सके, जो कि सप्लाई कर सके कमोडिटीज़ को, यानी कि पहले कमोडिटीज़ को वहाँ पर वो ग्रो कर सके, उसको सप्लाई करे। तो स्लेवरी मतलब जो स्लेव लोग थे वो क्या करते थे, वहाँ कुछ प्लांट ग्रो करते थे। उसमें से कुछ हैं टैबाको का है, इंडिगो का है, शुगर का है, कॉफ़ी का है। तो यहाँ पर कुछ 4 दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वोमेन को वोटिंग राइट कब मिला, ये मैंने पूछा था आपसे। तो इसका आंसर है 1946, और इसमें मेन रोल किसका था, ओलंपी दी गॉग का। ओके, और यहाँ पर आ गया एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो इसमें जैकोबिन रिजीम, यानी कि जैकोबिन के वक्त, जब जैकोबिन क्लब था उस वक्त जो स्लेवरी है उसको एबॉलिश कर दिया गया था। मैंने बताया आपको, इसका रीजन भी बता दिया मैंने आपको। अब देखिए कॉलोनीज जो थे वहाँ से, मतलब कॉलोनीज को क्या बोल सकते हैं, सप्लायर ऑफ कमोडिटीज़, वहाँ से बहुत सारा जो कमोडिटीज़ का था उसका सप्लाई होता था, जैसे कि टबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी। तो आज के बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक वही सेम है, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो पहले हम लोग स्लेवरी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे, है ना। अब थोड़ा और जानेंगे कि जो कमोडिटीज़ है, यानी कि जो माल है, वो कहाँ से लाया जा रहा था, वो लाया जा रहा था मार्टिनिक्यू और ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो। ये कहाँ का है, ये सब कैरिबियन का है। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो कमोडिटीज़ है ना, वो कहाँ से आ रही थी, वो आ रही थी मार्टिनिक्यू
गाउडेलोप और सैन डोमिंगो। कहाँ से आ रही थी? मार्टिन्क्यू, ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो, ये तीन आपको नाम याद करने पड़ेगी, ठीक है। और जो स्लेव ट्रेड हो रहा था वो हो रहा था बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड दी अमेरिका, ठीक है। अब ये लोग जो ये लोग स्लेव ट्रेड जो कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे? बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। कैसे कर रहे थे? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ठीक है। तो हमने यहां तक समझा। इसको एक फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आपको अच्छे से नाम याद हो जाएंगे सब नाम। तो जो कमोडिटीज यानी कि जो माल है, जो गुड्स है, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं मार्टिन्क्यू, ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो से आ रहे हैं, और ये सब कैरिबियन का है। और जो स्लेव ट्रेड हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? वो हो रहा है यूरोप, अफ्रीका एंड दी अमेरिकाज। वो अमेरिकाज, अफ्रीका और यूरोप के बीच में हो रहा है। और कौन से प्रोसेस से हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। तो कौन से प्रोसेस से हो रहा है? ये हो रहा है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो यहां तक हमने समझ लिया इसको। अब देखिए जो स्लेव ट्रेड है उसको किसने, मतलब उसके बारे में जानेंगे कि वो किसके रिजिम में आया, किसके रिजिम में हट गया। पहले नेशनल असेंबली जब था तो उस वक्त स्लेवरी पे डिबेट हो रहा था कि इसको लागू किया जाए या नहीं किया जाए, बस डिबेट हो रहा था। और कॉन्वेंशन में क्या हुआ, यानी कि जैकोबिन क्लब में, इसका नाम जो चेंज कर दिया था, रिपब्लिक जो हुआ उसके बाद नाम चेंज कर दिया, इसका हो गया कॉन्वेंशन। तो उसमें क्या किया? उसमें स्लेव ट्रेड को एबॉलिश कर दिया। मैंने बताया आपको एबॉलिश क्यों किया, क्योंकि जैकोबिन क्लब में मेनली लेस प्रोस्पेरस जो थे वही आ रहे थे। पर जो नेपोलियन बोनापार्टे जो लास्ट में किंग बना था, मैंने बताया था आपको, तो उसने क्या किया? उसने रीइंट्रोड्यूस कर दिया। रीइंट्रोड्यूस कर दिया किसको? स्लेव ट्रेड को। क्यों किया? क्योंकि उसका उसको तो पैसा चाहिए था ना, तो पैसे के लिए उसने किया स्लेव ट्रेड को रीइंट्रोड्यूस। बट लास्ट में स्लेव ट्रेड एबॉलिश हो ही गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज की बस इतना ही। थैंक यू। हेलो गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको कि मैंने पूछा था आपसे कि स्लेवरी कब एबॉलिश हुआ। तो स्लेवरी एबॉलिश हुआ है 1848 में, ये डेट आपको याद करनी पड़ेगी। तो स्लेवरी फाइनली एबॉलिश कब हुआ? इसका आंसर है 1848। क्या इसका आंसर है? 1848। अब देखिए यहाँ तक वो वाला स्लेवरी वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब है जो रिवॉल्यूशन जो हुआ है, जो कि इतना सारा रिवॉल्यूशन हुआ है, तो उसमें कुछ नया लॉ बनेंगे, है ना, कुछ न्यू लॉज बनेंगे, जिससे क्या होगा? आइडिया ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी, मतलब आइडिया ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी आएगा उससे। अब लिबर्टी होता है क्या है? लिबर्टी होता है कि अपने मन मर्जी से जहाँ भी जा सके, कोई पब्लिक प्लेस जा सके। तो अपने इक्वालिटी कुछ लिबर्टी, यानी कि अपना जो मन है उसको वो कर सकता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश्ड, तो ये तो खत्म हो चुका है 1848 में, यहाँ खत्म हो चुका। यहाँ पर कुछ नया है, रिवॉल्यूशन जो है वो लॉ से लाता है जिससे आइडिया ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी बढ़ता है। तो ये समझेंगे हम एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप क्या है? यानी कि जो सेंसरशिप पहले जो ओल्ड रिजीम में क्या होता था कि लोगों को सेंसर ऑफ किंग, यानी कि किंग का सेंसर लेना पड़ता था। यानी कि किंग से पूछ के कोई भी जो प्रिंट है वो निकलवा सके, बहुत सारा जो न्यूज़पेपर है उसके लिए काम आता था। पर जो न्यू रिजिम में क्या होता था? न्यू रिजिम में तो कोई सेंसरशिप था नहीं। उसमें क्या क्या होता था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन, यानी कि सबको राइट है वो अपना जो भी कर सके, उसको जो मन है वो कर सके। वो कौन? मेन एंड सिटीजन या फिर वोमेन। हाँ, तो न्यू रिजिम में क्या होता है? न्यू रिजिम में कोई भी
सेंसरशिप नहीं था, यानी कि सेंसरशिप को एबॉलिश कर दिया गया था न्यू रिजिम में। तो न्यू रिजिम में हम लोग क्या क्या कर सकते थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, इन लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया। एंड एक्सप्रेशन, अब यूज ऑफ प्रिंट, मतलब जो न्यूज़पेपर ये सब का यूज़ कर सकते हैं। प्ले सॉन्ग एट कोई फेस्टिवल है तो उसमें बहुत सारे लोग आए और उसमें प्ले सॉन्ग यानी कि गाना बजा, तो ये सब अब क्या हो जाएगा था, ये सब अब इसमें रोक टोक नहीं था। तो आज की बस इतना ही। थैंक यू। हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। अब नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में आपको इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिए और देखते रहिए हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया था। क्रोन, अब देखिए पहले इसके बारे में जानते हैं। पहले नेपोलियन बोनापार्टे था क्या, मतलब वो कौन थे? तो वो थे एक आर्मी ऑफिसर थे। वो कौन थे? एक आर्मी ऑफिसर थे जो कि बहुत सारे बैटल में साथ दिए हैं। किसका? बहुत सारे बैटल में फ्रांस का साथ दिए हैं। अब जो फ्रांस का साथ दिए हैं तो इन्हें सब अच्छा मानता था। तो क्या हुआ, क्रोन्ड एज एम्पेयर, क्रोन हिमसेल्फ, मतलब अपने खुद को एम्पायर घोषित कर दिया। कब? 1804 में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि नेपोलियन बोनापार्टे अपने आप को एम्पायर कब घोषित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1804 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1804। ओके। अब देखिए कॉन्केयर, कॉन्केयर का मतलब होता है कंट्रोल में लेना, मतलब उस पर कब्जा कर लेना। किसको? नेबरिंग कंट्रीज। अब जो नेबरिंग कंट्रीज था उनका, उन पे उन्होंने क्या किया? कब्जा कर लिया, यानी कि कंट्रोल कर लिया, यानी कि कॉन्केयर्ड कर दिया। अब देखिए ये उन्होंने कॉन्केयर्ड करने के बाद क्या कर दिया, उन्होंने फैमिली मेंबर्स को वहाँ के राजा बना दिया। राजा मतलब जो भी उसका फैमिली मेंबर्स है उसको वहाँ के राजा बना दिया। तो ये हुआ था नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। हम लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक क्या था? नेपोलियन बोनापार्टे कौन थे? एक आर्मी ऑफिसर थे और वो क्राउन हिमसेल्फ एज एम्पायर इन 1804 में अपने आप को एम्पायर घोषित कर दिए थे। और कन्क्वेड नेबरिंग कंट्रीज, जो भी उनके नेबरिंग कंट्रीज थे उनको कन्क्योर्ड यानी कि कंट्रोल में ले आए थे, यानी कि अपने कंट्रोल में लाने के लिए। और वहाँ पर क्या किए? वहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ के राजा बना दिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं। कंसिडर्ड एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। अब उन्हें क्या समझा जाने लगा कि मॉडर्नाइजर, यानी कि वो मॉडर्नाइज कर देंगे किसको? यूरोप को मॉडर्नाइज कर देंगे। ठीक है, तो हुआ क्या कि देखिए मॉडर्नाइज तो थे। तो अभी यहाँ तक हम लोग इसको रखते हैं कहानी को। अब देखिए लॉ बाय हिम, अब उन्होंने कुछ लॉ भी दिए थे, सच एज, कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो भी आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो ये उनका एक पहला लॉ, मतलब लॉ था जो कि नेपोलियन बोनापार्टे ने दिया था। क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो भी आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है आप उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, यानी कि जो वेट है ना, उसका यूनिफॉर्म सिस्टम लाने के लिए। क्यों लाने के लिए है? तो अगर आप कोई सामान खरीदते थे उस वक्त जब नेपोलियन बोनापार्टे नहीं थे उस वक्त, तो वहाँ पर क्या था, एक छोटा सा ले लिया जाता था पत्थर, बोलता था कि ये 1 किलो है, 1 किलो, इस पर कुछ बेच दो सामान। नहीं, अब ऐसे नहीं होता था। अब क्या होता था कि एक फिक्स्ड चीज़ बना दिया गया था। जो 1 किलो था अब उसी को ही हर जगह सेम चीज़ रहेगा, वही 1 किलो, यानी कि 1 kg। ओके। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वर इंट्रोड्यूस, जो मेजरमेंट है वो यूनिफॉर्म सिस्टम यानी कि हर जगह सेम हो, वो कौन इंट्रोड्यूस किए थे? ये किए थे नेपोलियन बोनापार्ट। अब एक लास्ट थे, मतलब वो था तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, पर जो कुछ मेन है यहाँ पर है,
डेसिमल सिस्टम, अब कुछ डेसिमल सिस्टम भी उन्होंने लाए थे। अब डेसिमल सिस्टम मतलब क्या, यानी कि केजी और मीटर, यानी कि एक फिक्स्ड सिस्टम रहे। तो वो कौन लाए थे, नेपोलियन बोनापार्ट लाए थे। कौन लाए थे, नेपोलियन बोनापार्टे। तो हम लोग नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में इतना कुछ सीख लिए हैं और ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इस पे रीमेक भी बनाऊंगा अगर आप कहेंगे तब। तो नेपोलियन बोनापार्टे था क्या, वो एक आर्मी ऑफिसर था और वो अपने आप को क्रोन्ड एज इम्पेयर, वो इम्पेयर अपने आप को कब घोषित किया था, 1804 में। और कंक्वेड नेबरिंग कंट्री, जो उसका नेबरिंग कंट्री है उस पे वो कंक्योर्ड, यानी कि हम उसको वो कंट्रोल कर लिया की थी था। तो फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पर राजा बना रहे थे। कंसिडर्ड एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, जो यूरोप है उसका वो मॉडर्नाइजर समझा जा रहा था लोगों के द्वारा। और कुछ लॉ भी उन्होंने लाए थे, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड। तो ये दोनों समझ गए कि अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप प्रोटेक्ट कर सकते थे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, जो वेट का यूनिफॉर्म सिस्टम है उसको उन्होंने लागू किया। और मेजरमेंट वन इंट्रोड्यूस, उनको उन्होंने लागू किया। अब देखिए डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम भी उन्होंने लाया था, केजी या फिर मीटर, ये सब डेसिमल सिस्टम है, ये सब फिक्स्ड है, ये यूनिफॉर्म है। अब देखिए बैटल ऑफ वाटरलू, ये कौन सा बैटल है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बैटल ऑफ वाटरलू मतलब क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतना कुछ पढ़ लिया है। अब यहाँ पर बैटल ऑफ वाटरलू जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी अच्छे से उसको कवर करेंगे और वो हो सकता है लास्ट वीडियो होगा। तो प्लीज़ उस वीडियो में या फिर इस वीडियो में, सब वीडियो में प्लीज़ सबसे ज़्यादा लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ वाटरलू। अब देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, बैटल ऑफ वाटरलू। हमने पिछले वीडियो में नेपोलियन के बारे में भी पढ़ा था कि नेपोलियन ने क्या क्या लॉ लाए थे, नेपोलियन ने क्या क्या किए थे। अब देखिए एक उसमें था कि कॉन्क्वेड ऑल दी, मतलब नेबरिंग कंट्रीज़, जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसको क्या कर रहा था नेपोलियन, उसको कॉन्क्वेड कर रहा था, यानी कि उस पर कंट्रोल लगा रहा था। अब कंट्रोल लगा रहा था और उस पर अपने जो उसका फैमिली मेम्बर है उसको वो क्या बना रहा था, राजा बना रहा था वहाँ का, ठीक है। अब देखिए तो अब वो अपने फैमिली मेम्बर्स को राजा बना रहा था, ठीक है। तो इसमें लोग जो है वो गुस्सा हो गए कि ये तो बस अपने फैमिली के लिए ही कर रहा है। तो उसने क्या किया, बैटल ऑफ वाटरलू, देखिए बैटल हुआ एक और उसका नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। मैंने पिछले वीडियो में आपको यही बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ था। तो वो हुआ था 1815 में हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू। अब बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू में जो नेपोलियन बोनापार्टे थे ना वो हार गए, यानी कि वो डिफीट हो गए। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्टे तो डिफीट हो गए, पर बट यहाँ पर आ गया, बट द आइडियाज हैड अफेक्टेड डीप ऑन सोसाइटी, पर जो उनका आइडिया था ना वो बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट किया था सोसाइटी में। यानी कि ये समझिए, बट द आइडिया हैड अफेक्टेड डीप ऑन सोसाइटी, यानी कि जो नेपोलियन तो हार गए थे, नेपोलियन का अब कुछ काम नहीं था, पर नेपोलियन के जो आइडियाज़ थे ना वो बहुत अच्छे थे, वो अच्छे थे, इसलिए वो अफेक्ट किए सोसाइटी में अफेक्ट किए, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट लाए, जैसे कि बहुत सारे अभी लिबर्टी है, डेमोक्रेटिक राइट है, इक्वालिटी है, डेसिमल सिस्टम लाए थे उन्होंने, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी था, तो ये सब चीज़ थे। अब आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, कुछ आइडिया ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स है ना, डेमोक्रेटिक राइट्स थे आइडिया, ठीक है। अब देखिए नेपोलियन तो हार गए थे, पर जो उनका आइडिया था ना वो बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट कर रहा था, डीप अफेक्ट कर रहा था, कहाँ पर, सोसाइटी में अफेक्ट कर रहा था।
अब जो सोसाइटी में इफेक्ट कर रहा था, तो उसमें जो कुछ आइडिया थे, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट, और जो उनका जो मेन लॉ था उनका, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, डेसिमल सिस्टम और यूनिफॉर्म मेजरमेंट, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। कहाँ पर? सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये सब इफेक्ट किया है। अब देखिए, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया से टीपू सुल्तान, इंडिया से टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, इंडिया से कौन? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्या किए? रिस्पॉन्ड टू द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशनरी फ्रांस, यानी कि उन्होंने भी मतलब जो आइडिया था ना फ्रांस का, उस पर बहुत ज़्यादा ही उन्होंने गौर किया। अब देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो टीपू सुल्तान थे और राजा राम मोहन राय थे, तो उन्होंने भी रिस्पॉन्स किया आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशनरी फ्रांस, यानी कि क्या हुआ, इंडिया में भी उन्होंने सोचा कि इंडिया में भी ये सब कुछ आइडियाज़ को लाया जाए। ठीक है, अब इतना तो हम लोग समझ गए हैं। इस वीडियो मतलब पूरे चैप्टर अब खत्म हो चुका है, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। आपको एक भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो होने वाला है रिवीजन लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा? रिवीजन लेक्चर होगा। उसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं कि क्या क्या हुआ था, पूरा एक डिटेल समझने वाले हैं। मतलब उसको डिटेल नहीं, एक समझ सकते हैं उसको, मतलब जो बैटल हुए थे, क्या क्या चीज़ हुए थे, वो सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसको लाइन बाय लाइन नहीं, मतलब उसको एक टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग उसको करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला रिवीजन लेक्चर में, तो उसको आप ज़रूर से देखिएगा। हो सकता है आ भी गया हो, जाके देखिए जल्दी से। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक बहुत सारा, इसलिए हम लोग इसे रिवीजन लेक्चर बोल रहे हैं। तो देखिए, रिवीजन लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम जो भी सब जो पढ़े वो सबको एक बार रिवाइज करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा, इससे आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको मेरा जो पहला 2 वीडियो है उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है लुई 16 के बारे में, कि उनके मतलब वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने शादी किससे की, वो कितने साल में राजा बने हैं, ये सब चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। अब दूसरा है एम्प्टी ट्रेजरी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, रीजन्स ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी, उसमें भी स्पेसिफाइड 2 वीडियोज़ है उस पर। अब तीसरा है सोसाइटी। अब जो फ्रेंच सोसाइटी थे ना, उसमें भी वो सोसाइटी 3 भागों में डिवाइड है। पहला फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट कौन थे? वो थे क्लर्जी, सेकेंड स्टेट थे नोबिलिटी और थर्ड स्टेट थे कॉमन पीपल। अब हमने ये चीज़ पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे टैक्स। जो उस वक्त के 2 टाइप्स के टैक्स थे। पहला टैक्स था टेल, दूसरा टीथ। मैंने आपको इस पर भी ये स्पेसिफाइड वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो जाके देखिए। अब फिर इसके बाद है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है, मैंने आपको इस पर भी स्पेसिफाइड वीडियो है, आप जाके देखिए। तो क्या हुआ था सब्सिस्टेंस क्राइसिस में? जो 23 मिलियन था, कब था? 1715 में था, और फिर वो जाके 28 मिलियन हो गया था 1789 में। तो इससे फूड का डिमांड बढ़ा, ये सब चीज़ हुआ था। अब उसका क्या हुआ, थर्ड स्टेट का जो था ना, वो कुछ लोग प्रोस्पेरस हो रहे थे। अब थर्ड स्टेट के कुछ लोग प्रोस्पेरस क्यों हो रहे थे? क्योंकि ओवरसीज ट्रेड करने में, यानी कि ओवरसीज ट्रेड या और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, तो ये सब करने में वो सब प्रॉस्पेरस यानी कि रिच और मतलब एजुकेटेड हो रहे थे। फिर है फिलोसफर। फिर हमारे पास 3 फिलोसफर थे उस वक्त। पहले थे जॉन लॉक, दूसरा जीन जैक्स रूजियो एंड थर्ड मॉन्टेस्क्यू। तो इनका भी कुछ थॉट्स था, वो हमने कवर किया है। फिर उसके बाद है मीटिंग। जो मीटिंग हुआ था कि लुई 16 को लुई 16 ने प्लान किया था कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगा। तो इस पर मीटिंग जो हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, तो मीटिंग में जो थर्ड स्टेट वाले थे उन्होंने मांग किया कि ईच पर्सन हैज ईच वोट। तो इसने बोला कि नहीं, मतलब ये रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट वाले हैं ना, वो गए टेनिस कोर्ट में और वहाँ जाके अपना एक नेशनल असेंबली बनाई। तो नेशनल असेंबली में उनके साथ मिराबियो जो कि सेकेंड स्टेट से थे और आबेसियस जो कि फर्स्ट स्टेट के थे,
उन्होंने उनका साथ दिया था। अब ये क्या हुआ, हार्श विंटर था। देखिए हार्श विंटर था ना, तो जो किंग है वो ट्रूप भेजा था कहाँ पर, वो ट्रूप भेजा था फ्रांस, मतलब वहाँ पर। तो किंग जो है वो ट्रूप भेजा था, तो लोगों ने क्या सोचा कि वो हमें मारने आ रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, डिस्ट्रॉयड द बेस्ट्राइल फोर्ट। तो जो बेस्ट्राइल फोर्ट था उसे डिस्ट्रॉयड कर दिया था और अटैक किया कहाँ पर, जो पैलेस था किंग का उसमें। तो क्या होता, होल कंट्री, जो जो पूरा कंट्री है ना, वो रिवॉल्ट के मूड में आ गया था। तो अब लुई 16 ने क्या सोचा कि ये लोग तो रिवॉल्ट करने वाले, तो अब हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कौन, फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो फ्रांस बन गया है। अब इनमें कुछ सिटीजन्स थे। सिटीजन्स के दो टाइप थे, पहले थे एक्टिव सिटीजन, दूसरा पैसिव सिटीजन। अब देखिए एक्टिव सिटीजन कौन थे, 25 ईयर के अबव, और मैन होना चाहिए, और 3 days ऑफ ए लेबरर्स वेज। और टैक्स कितना देते हैं, 3 days ऑफ ए लेबरर वेज। तो उन्हें एंटाइटल टू वोट, वही वोट दे सकते हैं। और दूसरा पैसिव सिटीजन, मैंने आपको स्पेसिफाइड वीडियो में बताया है सिटीजन्स के बारे में। अब कुछ सेपरेशन ऑफ पावर हो गए। सेपरेशन ऑफ पावर कौन कौन थे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। तो अब उसके बाद वॉर, अब कौन सा वॉर हुआ था देखिए मैं बता रहा हूँ। अब जो लुई 16 है ना, उन्होंने सोचा कि अब एक हम लोग, मतलब उन्होंने किंग ऑफ प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि जो नेशनल असेंबली है उसे हटाया जाए। पर उसके मतलब जो लुई 16 के मतलब अटैक के से पहले क्या किया, जो नेशनल असेंबली है उसने ही क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। किस पे, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया पे। ठीक है, तो ये जो वॉर हो गया था, ये वॉर हुआ था। तो इसके बाद एक नया मतलब एक नया क्लब बना, इसका नाम था जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब के राजा, मतलब जो सॉरी जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर, और उसके मेंबर्स मेनली कहाँ से आते थे, वो आते थे लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे उसके मेंबर। अब उसके बाद क्या होता था, उसका रेन ऑफ टेरर आ जाता है। रेन ऑफ टेरर में क्या होता था कि जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर है ना, वो क्या करते थे, जो भी अगर कोई छोटा सा भी गलती करता है तो उसमें मतलब उसको गुलोटाइन कर देते थे या फिर अरेस्ट कर देते थे। अब गुलोटाइन था क्या, तो ये एक डिवाइस था जिसे किसने इन्वेंट किया है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसने किया है गुलोटाइन को इन्वेंट। तो उसका फॉल होने लगा। फॉल किसका होने लगा, जैकोबिन क्लब का फॉल होने लगा। तो जैकोबिन क्लब के फॉल होने के बाद क्या हुआ कि जो मतलब वेल्डियन मिडिल क्लास है ना, क्लास है वो एक, उन्होंने पावर को एक्वायर कर लिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, जिसमें क्या इलेक्टेड लेजिस्लेटिव, मतलब उसमें क्या था, लेजिस्लेटिव था और डायरेक्टरी था। तो लेजिस्लेटिव और डायरेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट होता था, जिस वजह से जो क्या लीड किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब देखिए हमने यहाँ तक समझ लिया। उसके बाद वोमेन में भी रिवॉल्यूशन था, तो हाँ था, इस पर भी स्पेसिफाइड वीडियो है। तो वोमेन का 2 क्लब का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर उसके बाद ये हमने लिया। उसके बाद है स्लेवरी। स्लेवरी देखिए, स्लेवरी को एबॉलिश किसने किया था, कन्वेंशन ने किया था। फिर उसको री इंट्रोड्यूस कौन किया, नेपोलियन ने किया। और सब उससे पहले नेशनल असेंबली ने इस पर बस डिबेट किया था। तो उसका स्लेवरी जो है वो फाइनली कब एबॉलिश हुआ, 1848 में स्लेवरी फाइनली एबॉलिश हो गया। तो स्लेवरी भी एबॉलिश हो गया। फिर उसका ट्रायंगल और स्लेव ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा है, इसमें भी स्पेसिफाइड वीडियो है। फिर इसका सेंसरशिप। अब देखिए एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप भी आया, कि जो सेंसरशिप यानी कि ओल्ड रिजिम में क्या होता था, सेंसर ऑफ किंग, यानी कि किंग से पूछना पड़ता था कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। पर न्यू रिजिम में क्या होता था, आपके पास फ्रीडम टू स्पीच है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब फिर हमने पढ़ा नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में, उसके बारे में स्पेसिफाइड वीडियो है। फिर बैटल ऑफ वाटरलू हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो नेपोलियन है वो हार गए थे, पर जो उसका आइडिया है वो बहुत ज़्यादा ही डीप इन्फ्लुएंस किया था, किसको, सोसाइटी को किया था। और उसमें से टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय भी जो थे वो इंडिया में भी ये सब चीज़ लाना चाह रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और ये
लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट भी मतलब और भी बहुत सारे चैप्टर है तो मैं उसको भी कवर करूँगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया, अभी भी समझ में नहीं आया आपको, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक पर्सनल आपको समझा दूँगा। तो प्लीज़ जो आपको अगर समझ नहीं आया हो तो आप फिर से देख सकते हैं वीडियो, या फिर मुझे कमेंट करिए तो मैं उस पर कुछ करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।